हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, क्वान क्यू जॉन्यू की तरफ चम्मच को करती है और जॉन्यू खा रहा होता है उसे। चम्मच में कुछ होता है, उसे खा रहा होता है। उसकी तरफ देख के तो खाते खाते जॉन्यू बहुत गंदे तरीके से ब्लश करता है और पूरा लाल हो जाता है। क्वान क्यू उसकी तरफ देखते उसे किक मार के वहां से चल पड़ती है। जॉन्यू बोला, तुमने मेरे को किक क्यों मारा? फिर ऐसे सभी खा पी के अपने अपने रास्ते चल पड़े। ऑक्शन में गए थे, वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे। उन 6 लोगों के पास 12 बैजेस थे पर्पल। वो चीजों को बाय करना चाहते थे फाइनल एग्जाम के लिए, जिससे उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। ऑक्शन के सेवरल राउंड के बाद लांजानी ने 2 चीजों के ऊपर बिड किया और 2 फ्रूट्स खरीदे स्पीड रिस्टोरेशन के। फिर वहां पे उसे टांग के मिली होती है, वो उसे हेलो बोलता है। फिर ऐसे ही ये अनाउंस कर देती है कि जो नेक्स्ट आइटम है वो 1 स्टोरेज ब्रेसलेट है। ये जो स्टोरेज ब्रेसलेट है कुछ ज्यादा रेयर आइटम है। जो ब्रेसलेट है वो ग्रेड सी का है, जिसमें 5 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी है। जो इनिशियल प्राइस है वो 5 मिलियन है। हर एक बीड 5 लाख फेडरेशन कॉइन से कम नहीं होगी। जो बीड है वो भी स्टार्ट करते हैं हम। कॉइन बोलते बॉस खरीदो इस ब्रेसलेट को, ये कुछ ज्यादा यूजफुल है। जॉन्यू बोलते हैं कि 10 मिलियन। फिर लास्ट में लांजान्यू जीत गया था 14 मिलियन फेडरेशन कॉइन्स को दे के। लांजान्यू को जब स्टोरेज ब्रेसलेट मिला तो वो ऑक्शन में नहीं रहे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर चले जाएं। जॉन्यू बाहर जाके बोलता है कि युआनन, तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो तुम इसे ब्रेसलेट को डालोगे और सेफ रखोगे। युआनन बोलता है वाह जॉन्यू ब्रदर, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। जॉन्यू बोलता है कि ये लेट नहीं है इतना, चलो कहीं पे चलते हैं। मैंक्विन बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं हम? जॉन्यू बोलता है कि अपने स्टोरेज ब्रेसलेट को यूज करने, इसीलिए तो हमने खरीदा है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है क्लास का। जायो बोलता है कि जो फर्स्ट क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल एग्जाम है वो सिंपल होते हैं पर डेंजर भी है। पहले तुम्हें एक प्लेनेट में सेंड किया जाएगा जहाँ पे कुछ ज्यादा हार्श डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। तुम्हें आइटम्स को पाने पड़ेंगे मिशंस में उस हार्श इन्वायरमेंट में, और उसे एक सर्टेन बेस में लाना पड़ेगा सर्टेन टाइम पे। इस टास्क को कंप्लीट करके तुम्हें पास कंसिडर किया जा सकता है। अगर तुम्हें एडिशनल पॉइंट चाहिए तो तुम्हें और ज्यादा आइटम्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। जो असेसमेंट्स है, जो असाइनमेंट्स है, वो तुम्हें बाद में पता लग जाएंगी एग्जाम लोकेशन में। हर एक टीम को डिफरेंट टास्क मिलेगा। जितने ज्यादा तुम्हारे मेंबर होंगे टीम में, वैसे टास्क तुम्हें दिया जाएगा। चलो रजिस्टर करो अपनी टीम को। लांजवानी, तुमसे स्टार्ट करते हैं हम। जॉनी बोलता है टीचर्स आयो। हमारी टीम 6 मेंबर्स से कंसिस्ट करती है, जिसमें युआनन, लान मैंक्विन, डोंग क्यू, ल्यूफेंग, क्वानली, ये है मेरे टीममेट्स। जाय बोलता है ठीक है नेक्स्ट। तो दूसरा जो होता है वो बोलता है टीचर, मेरी टीम में 3 पीपल कंसिस्ट करते हैं। जाय बोलता है अपनी टीम को रजिस्टर करने के बाद तुम प्रिपेयर करने के लिए रिटर्न कर सकते हो, कल जा सकते हो। हम 1 घंटे में स्कूल के गेट्स में गैदर होंगे। लांजानी, तुम्हारी टीम पहले ऑफिस में चलो मेरे साथ। जॉनी बोलता है ठीक है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जॉनी हैरानी से बोलता है क्या? जाय बोलता है तुम्हें इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। टांग यूगे ये तुम्हारी तरह स्पेशल है। थर्ड क्लास के एंड में सिर्फ टांग यूगे के पास कोई भी टीम नहीं थी और तुम्हारे पास 6 लोगों की टीम है। तो हमने सोच समझ के स्कूल ने वेल डिसाइड किया है कि टांग यूगे तुम्हारी टीम की लीडर बनेगी जो तुमने फॉर्म की है। जो स्कूल है वो 7 लोगों की टीम को बनाना चाहता है फाइनल एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये ज्वाइन करेगी तो जो डिफिकल्टी होगी तुम्हारे एग्जाम की जो तुम फेस करोगे वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पर ये भी तुम्हारे लिए टेस्ट, ये तुम समझते हो। जॉनी सोच रहा था यूगी नंबर 1 थी थर्ड क्लास में, अभी हमें ज्वाइन कर लेगी तो जो डिफिकल्टी एग्जाम की वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये है क्या? ये तो प्रॉब्लम ही है। स्कूल का गोल क्या है? युआनन बोलता है कि टीचर मैं एग्री नहीं करता हूँ, हमें नया बॉस नहीं चाहिए जिसे जो हमें जानता नहीं अच्छी तरह से। जॉनी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। जाय बोलता है स्कूल का डिसीजन है, ये ऐसी चीज नहीं जिसे तुम चेंज कर सकते हो। और बैटल फील्ड में जो टेम्परेरी टीम बिल्डिंग है वो किसी भी टाइम पे बनाई जा सकती है, मतलब होता ही है रियल लाइफ में। क्या तुम किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं करोगे? अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो ये प्रॉब्लम अभी एंड करता हूँ मैं, ठीक है? इसमें मतलब कुछ बात करने की है ही नहीं, ठीक है? अब तुम वापस जा सकते हो। वो तैयार होते हैं डिपार्चर टाइम पे, सेम जैसे बाकी टीम में कर रही है और क्लास से कर रही है। युआनन बोलता है पर। जॉनी बोलता है टीचर हम समझते हैं पर। जॉनी बोलता है कि टीचर हम समझते हैं, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, सीनियर प्लीज हमें गाइड करना। क्योंकि चुप होती है, जॉनी की तरफ देख के बोलती है कि तुम ही बॉस बनोगे, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनूंगी। जाय सोच रहा था कि इसने अभी अपनी पोजीशन को गिव अप कर दिया बॉस वाली। कि सच्ची में टांग यूगी है? स्कूल है उन्होंने बोला था टांग यूगी को लांजवानी की टीम को ज्वाइन करने के लिए। ओरिजिनली मैं देखना चाहता था कि ये कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे और इनकी जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे एग्जाम को स्टार्ट होने से पहले ही। और ऊपर से टांग यूगी स्ट्रॉन्गेस्ट 10 में से, और उसने इजीली कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अगर टांग यूगी अपनी बैटल आर्मर को यूज करेगी तो उसकी जो पर्सनल कॉम्बैट स्ट्रेंथ है डेफिनेटली कुछ ज्यादा ही पावरफुल है बाकियों से। और ऊपर से उसने ये भी एग्री कर लिया कि लांजवानी बॉस बनेगा और लीडरशिप लेगा टीम की, जो कि कंप्लीटली एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है स्कूल के, वेल जितना स्कूल ने सोचा था। जानी बोलता है सीनियर वेलकम हमारी टीम में, शुक्रिया कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, मैं तुम्हें
तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। युगे बोलती है कि मैं डेफिनेटली एक अच्छी मेंबर बनूंगी तुम्हारी टीम की। वो दोनों हैंड शेक करते हैं। फिर कई बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। नहीं वेल हैंड शेक करना ठीक ही है। फिर ऐसे अपॉइंटमेंट टाइम आ जाता है। जाय बोलते हैं कि टाइम रन आउट हो गया है। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स जो थे उन्हें बस प्रोवाइड की गई थी, वो अंदर बैठे होते हैं। जॉनी ऐसे बोल रहा होता है हेलो सीनियर। बस में लान जॉनी सरप्राइज था क्योंकि टांग युगी भी सेम ही बस में बैठी हुई थी। फिर हमें शक स्पेस सेंटर का सीन दिखाता है। शक अकेडमी के पास उनका अपना प्राइवेट स्पेसशिप थी। जॉनी बोलता है वाओ, ऐसा लग रहा है कि शक अकेडमी के पास उनकी अपनी स्पेसशिप है, ये तो कुछ ज्यादा रिच है। जाय बोलता है कि मैं तुम्हें पहले बोला है कि टास्क जो मतलब हर एक टीम को असाइन होंगे उससे तुम्हें पॉइंट्स भी खुद ही मतलब आइटम्स के बेस पे मिलेंगे। इस टाइम पे जो असेसमेंट है वो रियल वर्ल्ड में की जाएगी, वर्चुअल में नहीं। ये डिफरेंट है एंट्रेंस एग्जाम में जैसे लास्ट टाइम था। जो प्रीवियस स्पेसशिप सीट थी वो एक कैबिन सिमुलेटर थी जिसमें जॉनी बैठा हुआ था और जॉनी फील कर पा रहा था कि लाइफ एनर्जी चेंज हुई नहीं है। जॉनी सोच रहा होता है कि जो ओल्ड एग्जाम था वो सच्ची मुच्ची वर्चुअल वर्ल्ड था। जाय बोलता है पर इस टाइम डिफरेंट है, तुम जो फेस करोगे वो रियल सीन होगा। मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ, जितने भी फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो रियल सिनेरियोस में कैरिड आउट होते हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही डिफरेंस मेक करेगा तुम्हारे अंदर। अगर तुम सोचते हो कि शर्क अकेडमी के एग्जाम डेंजरस है तो तुम लीव कर सकते हो शर्क अकेडमी को हर टाइम। फिर ऐसे स्पेसशिप बाहर निकल गई। वो ऊपर उड़ती जा रही थी। वो आउट ऑफ स्पेस में पहुंच गई। जॉनी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मतलब डिजी डुजी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पहले भी काफी ज्यादा एक तरह से स्पेसशिप पायलट ही है तो इसे क्या ही होगा। लाइफ एनर्जी थी जो ओरिजिनली कुछ ज्यादा ही थी वो कम होती जा रही थी। जॉनी फिर कुछ फील करता है। वो सोच रहे थे तो एलिमेंटल एनर्जी है, कौन सा एलिमेंट स्पेस में एग्जिस्ट करता है? स्पेस एलिमेंट, ये एक वर्म होल जंप है। इतने ज्यादा स्पेस एलिमेंट्स हैं। तभी जो जॉनी का ज्वेल होता है वो भी ग्लो कर रहा होता है। जॉनी सोच रहा था ड्रैगन गॉड स्केल अभी रिएक्ट किया, जो वोर्टेक्स है मेरी बॉडी के अंदर वो भी रोटेट हो रही है, और जो मेरी वोर्टेक्स है ब्लड लाइन में वो मतलब वो एक फेंट सिल्वर लाइट से कवर हो रही है। क्या इसका मतलब है जो सिल्वर लाइट है ये मेरी ब्लड लाइन की पावर को रिप्लेनिश कर सकती है? अब मैं समझ रहा हूँ, अगर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे तो मेरी जो ब्लड लाइन की पावर है वो इंक्रीज होगी। जॉनी मतलब एक तरह से पावर अप ही मिल रहा होता है उसे। तभी अनाउंसमेंट होती है, सभी सुनो, स्पेसशिप पे वो जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, हम 1 घंटे में लैंड करेंगे। जॉनी समझ गया था अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को। वेल एक तरह से जॉनी देख रहा होता है शिप के बाहर। वो सोच रहे तो वाओ, ये तो वो प्लेनेट लग रहा है जो हमारी डेस्टिनेशन है। अनाउंसमेंट फिर से होती है कि प्लीज तैयार रहो। जॉनी ऐसे प्लेनेट के बाहर होता है और वो बोल रहा होता है कि हम आउटर स्पेस से देख सकते हैं। तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि ये प्लेनेट कितना बड़ा है। ऐसा लग रहा है कि जो इन्वायरमेंट है इस प्लेनेट का वो कुछ ज्यादा टेरिबल है। अनाउंसमेंट होती है कि सभी पैसेंजर्स प्लीज तैयार हो शो के लिए। देख लेना कि सीट बेल्ट अच्छी तरह से प्रॉपर्ली अटैच होगी। और जो स्पेसशिप होती है वो नीचे लैंड कर रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है कि जब भी हम एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं किसी प्लेनेट के, ऐसा फील होता है कि जो स्पेसशिप है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाली है। वो जा रहे होते हैं। कॉनली बोलता है देखो जो इन्वायरमेंट है कुछ ज्यादा हार्श है। पहले ऐसे ही टोर्नेडो वगैरह चल रहे होते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि हम फेडरेशन के मिलिट्री बेस में अराइव हो जाएंगे, स्पेसशिप है वो लैंड होने वाली है। तभी वो जो फेडरेशन का प्लेस होता है वो ओपन होता है और स्पेसशिप अंदर पहुंच जाती है। अनाउंसमेंट होती है कि जो स्पेसशिप है वो डेस्टिनेशन में पहुंच गई है, लैंडिंग के लिए प्रिपरेशन की जा रही है। तभी वहां पे कुछ एक आ जाता है मिलिट्री का। वो बोलता है हेलो टीचर्स आयो, रिसोर्स स्टार नंबर 4 में तुम्हारा हम वेलकम करते हैं, सब कुछ रेडी है, प्लीज मेरे को फॉलो करो। पहले मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ रिसोर्स स्टार नंबर 4 में। वेल रिसोर्स स्टार सामान को पाने वाला स्टार एक तरह से, मतलब इस प्लेनेट से आइटम्स को कर रहे हैं इकट्ठा। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे टास्क को कंप्लीट करोगे। जो टास्क है वो एक्सप्लोरेशन है। तुम्हें एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ रेयर मेटल को वेरियस प्लेसेस से लाना है। जिन लोगों के पास 2 तरह के वो मेटल्स को इकट्ठा कर पाएंगे उन्हें हम पास कंसिडर करेंगे। जितना ज्यादा तुम वेट को और टाइप ऑफ मेटल को इकट्ठा करोगे तुम्हारे टेस्ट स्कोर्स उतने इंक्रीज होंगे। जाय बोलता है कि जिनकी 2 की टीम और 3 की टीम है तुम्हें एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ रेयर मेटल्स को लाना है, और जिनकी 4 और 5 की टीम से उन्हें 4 टाइप ऑफ रेयर मेटल्स को लाना है, रेयर मेटल्स को। और अगर जिनकी 6 से ज्यादा है तुम्हें एटलीस्ट 5 रेयर टाइप्स लानी है, मतलब मेटल की। इसके बाद तुम्हें मिलिट्री यूनिफॉर्म मिलेगी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन जो है यूनिफॉर्म में वो 5 दिन तक रह सकती है। चलो प्रिपेयर करो अपने इक्विपमेंट्स को जो तुम्हें चाहिए। जो एग्जाम है वो स्टार्ट होता है। जाय बोलता है कि जिस एरिया में तुम एक्सप्लोर करोगे उसका मैप तुम्हारे कम्युनिकेटर के अंदर डाल दिया गया है। याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है। अगर रेस्क्यू टीम तुम्हें पिकअप करेगी तो इसका मतलब तुम फेल हो गए, तुम समझते हो? बाकी सब बोलते कि हम समझते हैं टीचर। ऐसे जॉनी बाहर जा रहा था और उसकी टीम। जॉनी बोलता है सभी प्रिपेयर हो जाओ। वो मूव कर रहे होते हैं उस हवा में। जॉनी बोलता है कि यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो डाउलर प्लेनेट से डबल है, जो टेम्परेचर वो कुछ ज्यादा लो है। जब विंड ब्लो करती है इतनी डबल ग्रेविटी में तो कांपने की फीलिंग आती है। मैंकिन बोलती है सब कुछ ठीक है, कॉनकी और मैं जो है वो आइस और स्नो के एनवायरनमेंट में यूज्ड है। वेल हमें वहाँ की आदत है। इस तरह का एनवायरनमेंट हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही बनाता है। वेल सेम इफेक्ट दे रहा है एक तरह से। जॉनी बोलता है कि जो बेस है वो सेंटर में है और ये जो 4 डिफरेंट प्लेसेस हैं यहाँ पे शायद रेयर मेटल्स मिलेंगे, और इन 4 एरियाज के बाहर माउंटेन्स सराउंड करते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हमें 5th मेटल चाहिए तो हमें इन माउंटेन्स में घूमना पड़ेगा। कॉलनी बोलते है कुछ ज्यादा ही ट्रिकी नहीं है, हमारे पास 7 लोग हैं तो टास्क और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। जॉनी बोलते है कि हमारे 7 लोग
गए तो टास्क हमारे लिए डिफिकल्टी है। ये सीनियर की पार्टिसिपेशन की वजह से हुई है। सीनियर तुम्हें क्या लगता है? टांग क्यों बोलती है कि नहीं तुम बॉस हो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जॉनी बोलता है ठीक है चलो पहले 4 टाइप्स ऑफ रेयर मेटल्स को पा लेते जो कि मैप में है, उसके बाद हम डेंजरस एरिया में घूमेंगे जो कि माउंटेन है। जो इन्वायरमेंट है माउंटेन्स के आसपास वो कुछ ज्यादा टेरेबल है। चलो जाते हैं, मैं आगे होऊंगा, फिर मैंक्विन, फिर क्वानक्यू जो कि मेरे पीछे होंगे। सीनियर सिस्टर तुम और बाकी जो वो मिडिल और बैक में रहेंगे। चलो चलते हैं। जॉनी फिर पीछे की तरफ देखता है और बोलता है क्या बिंग टियान लियांग, ब्रदर बिंग तुम क्या कर रही हो? बिंग बोलता है कि कुछ नहीं, हमारे पास लोग काम थे जो कि मतलब इन विंड को विस्टैंड कर पाए, हम भी अपने टास्क को कंप्लीट करने लगे हैं, तुम भी है ना, तो ऐसा क्यों नहीं करते हम साथ में काम करते हैं। जॉनी सोचता है और बोलता है पर हमें 85% मिलेगा और तुम्हें 15%, पर अगर हम माउंटेन रिंग एरिया के बाहर जाएंगे तो तुम्हें भी हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, तुम वापस नहीं हट सकते हो बाद में, ठीक है? ये कैसा है? बिंग मान जाता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है ब्रदर बिंग, तुम मिडिल में होगे, हमें सपोर्ट देने के लिए तैयार है ना। यूटियान तुम और मैं आगे रहेंगे, लिन डोंग क्यू तुम मिडिल में रहोगे ब्रदर बिंग के साथ। फिर वैसे मूव कर रहे होते हैं। ऑफिसर बोलते हैं कि टीचर्स आए 5 टाइप ऑफ रेयर मेटल्स, ये कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं है, मुझे लगता है कि इनके पास इनफ टाइम ही नहीं होगा। जाय बोलता है कि हार्डशिप और प्रेशर ही इनके असली पोटेंशियल को बाहर लाएंगे। ऑफिसर बोलते मैं ये होप करता हूँ तुम सही हो, बिकॉज ये जो प्लेस है सच्ची मुझे ज्यादा डेंजरस है। फिर हम बताया जाता है कि जब से लांजानियो की जो ब्लड लाइन है वो ड्रैगन गॉड स्किल्स में, फिर हम बताया जाता है कि जब से लांजानियो की ब्लड लाइन चेंज हुई है और जब से ड्रैगन गॉड स्किल्स अपियर हुए हैं, तब से जितने भी एलिमेंट्स है वो नेचुरली जानी को प्यार ही करने लग पड़े, एक तरह से वेल हेट नहीं करते हैं। लांजानियो के इस खतरनाक एनवायरनमेंट में भी ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटी मोटी विंड चली हुई है। लांजानियो को ऐसे फील हो रहा था कि वो एक विंड का बच्चा है, उसे खुद विंड एलिमेंट प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर रहा था, और इसी वजह से जानियो अपने घर जैसा फील कर रहा था एक तरह से। जानियो बोलता सीनियर सिस्टर क्या तुम रेयर मेटल्स की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो? सीनियर सिस्टर बोलती है वो टांग क्योंकि कि मैं फील कर पा रही हूँ पर मेरे को टाइम चाहिए, और बाकी सभी ध्यान से। तभी एक टोर्नेडो आ रहा होता है आगे से, बस दोनों उड़ रहे होते हैं ज़ॉनियो की टीम के। ज़ॉनियो बोलता है कि पकड़ो मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास को पकड़ो, वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को आगे की तरफ भेज देता है और वेल सभी टीममेट्स को पकड़ लेता है। वो बोलता है तुम्हें पैनिक नहीं करना है, अपने साल पावर को बाहर निकालो और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो, सभी मेरी ब्लू सिल्वर गोल्डन ग्रास को खींचो और नीचे मतलब साथ में एक साथ रहने की कोशिश करो। वो ऐसे उड़ रहे होते हैं साथ साथ में ही। ज़ॉनियो बोलता है कि अपनी साल पावर को बचाओ मत, पूरी तरह से यूज करो अपने यूनिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज तुम्हारी यूनिफॉर्म्स के बिना तुम इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। कानली बोल रहे थे नहीं मेरे को चक्कर जैसा आ रहा है, मैं कितना ज्यादा लंबा टिक पाऊंगा स्टॉर्म में। तब वो ऐसे गोल गोल घूमे जा रहे होते हैं स्टॉर्म में। क्वानली ने उल्टी कर दी होती है, वेल अपना जो मास्क होता है वही गंदा कर दिया होता है। लुफेंग देख रहा होता है क्वानली की तरफ। क्वान की भी सोच रही होती है कि जो ये चक्कर टाइप है भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मैं नहीं कर सकती उल्टी, मेरे को वेल होल्ड करना ही पड़ेगा। मतलब बाकी कर रहे होते हैं ऐसा, पर क्वानली से नहीं किया जाता बेचारे से। क्वानली सोच रहा होता है कि मैंने अपने हेलमेट में उल्टी कर दी और वो भी एक लड़की के सामने जिसे मैं लाइक करता हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही एम्बेरसिंग है। तब मैंक्विन क्वानली के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती फैटी। मैंक्विन क्वानली सोच रहा होता है मैंक्विन, फिर वो क्वानली को देख लेती है पर वो छोड़ नहीं रही होती उसके हाथ को, पर वो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा डिस्कस्टिंग लग रही हो, वेल एक तरह से गंदे। जानी बोलते है कि सभी ध्यान से सुनो, हम स्टॉर्म से बाहर हो जाएंगे जल्दी, हम ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है और जो प्लेनेट की ग्रेविटी है वो ट्वाइस है। तो मैं विंड एलिमेंट को मैनिपुलेट करूंगा ताकि एक विंग्स टाइप क्रिएट हो जाए, सभी अपने यूनिफॉर्म्स के प्रोटेक्टर को ओपन कर लो। जॉनी ऐसे विंड एलिमेंट का यूज करता है और वो मतलब एक तरह से विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि वो सेफली लैंड कर सके। वो फिर नीचे ऐसे ही गिर जाते हैं ग्राउंड में और ऐसे ही पड़े होते हैं। क्वानली बोलते हैं बहुत अच्छा है कि हम सर्वाइव कर गए हैं। जॉनी बोलता है कि बात करना बंद करो, अपने मुंह को साफ, मतलब पहले अपनी बॉडी को साफ करो। वो पानी फेंक देता है क्वानली के ऊपर। फिर क्वानली ऐसे हंस रहा होता है। मैंक्विन बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा गंदे हो, मैं से दूर रहो। जॉनी बोलता है जो हरिकेन हमारे सामने आया था वो भी इतना भी बड़ा हरिकेन नहीं था, अगर हम किसी बड़े हरिकेन को मिलेंगे वेल आएगा आगे तो हम ऐसे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बुरा, अब हम क्या करें। क्वानकी बोलती है कि जॉनियो, मैंक्विन और मैं मिलके एक बैरियर को क्रिएट करते हैं अपनी आइस वॉल्स को मिला के, ताकि हम टेम्परेरी एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके, वेल सभी कोई। जॉनी बोलता है ये अच्छा है पर करेंगे कैसे। क्वानकी बोलती है कि जो आइस एलिमेंट है यहाँ पे वो काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा है, इसकी वजह से चलो स्टार्ट करते हैं, चीजें बनाते हैं। वेल वो एक तरह से इग्लू टाइप ही बनाने लग पड़ते हैं। क्वानली बोलता है ये तो इग्लू की तरह लग रहा है जो कि स्नो इन्वायरमेंट में होता है। वो अंदर आ जाते हैं। क्वानकी बोलती तो इसी तरह हम मतलब इमीडिएटली आइस एलिमेंट को यूज करके इग्लू एज अ शेल्टर बना सकते हैं। जॉनी बोलता है कि ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब हम एक तरह से सेफली एलिमेंट्स को माइन कर सकते हैं। वेल जहाँ पे एलिमेंट मिलेगा वहां पे इग्लू बना देना और माइन करने लग पड़ना। टांग्युकी ने अपना हाथ टच किया होता ग्राउंड से, वो बोल रही थी मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, मैंने टेस्ट किए काफी ज्यादा, मुझे पता लगा कि जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं इस प्लैनेट्स में वो कुछ ज्यादा ही हैं। ये लैंड ही कलेक्शन है वेरियस मेटल ओर्स से, हमारे पैर के नीचे
है रेयर और अभी, पर टीचर ने बोला कि हमें रेयर मेटल्स को लेके जाना, ना कि ओर्स को। ओर्स को प्रोसेस करके मेटल बनता है, इम्प्योरिटीज वगैरह निकाल के। दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो हमें कोई मेथड फाइंड करना पड़ेगा जिससे हम मेटल और को मेटल एलिमेंट में मतलब मेटल में कन्वर्ट कर सकें, इम्प्योरिटीज रिमूव कर सकें। ये सुन के सभी चुप हो जाते हैं। बिंग का एक टीममेट बोलता है मैं थोड़ा सा और को चेंज कर सकता हूँ और उसके वेट को कम कर सकता हूँ। ज़ॉन्यू बोलता है कि रिफाइनिंग के टर्म्स में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। वो सोड वाला बोलता है बिंग की टीम का कि मैं डिग कर सकता हूँ। कॉनली बोलता है ठीक है मैं ट्रांसपोर्टेशन का इंचार्ज हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। माइनिंग को स्टार्ट करते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं रेयर मेटल ओर को। फिर ऐसे हम बताया जाता है कि मेटल ओर को डग करने के बाद लेन डोगुई जो था जिस बिंग की टीम का, वो मेटल को हीट करने के लिए इंचार्ज था। लांजानी रिफाइन करता था मेटल ओर को, टांग क्योंकि कलेक्ट करती थी गोल्ड एलिमेंट को। हीटिंग और फोर्जिंग प्रोसेस में कुछ ज्यादा इजियर हो गया एक तरह से करना चीजों को। और फाइनली फिर टांग यूगे जो थी वो मेटल को स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट करती थी और युआनन उसे अपनी स्टोरेज ब्रेसलेट में डाल लेता था। जॉनी बोलता है ये ऑलमोस्ट ओवर हो गया, इसके बाद चलो ब्रेक लेते हैं पहले, फिर हम नेक्स्ट प्लेस में जाएंगे। कौन की बोलती है कि वाह हमने इतना ज्यादा रेयर मेटल को इतने कम टाइम पे प्रोड्यूस कर दिया, हाँ चलो खाना खाते हैं साथ में। फिर ऐसे ही वो अपनी साउल पावर को रिकवर करने के बाद सेकंड एरिया में चल पड़े। वो ऐसे चलते रुकते रहते थे, मतलब एक तरह से इग्लू का कवर लेते थे जब खतरनाक हो जाता था आगे, जब विंडस्टॉर्म आ जाता था। 36 घंटे ऐसे पास हो गए जब से वो यहाँ पे आए हैं। उन्होंने 4 तरह के रियल मेटल्स को कलेक्ट कर लिया इस टाइम तक। जो टोटल नंबर है इन 4 रेयर मेटल्स के, उनकी इतनी कैपेसिटी है कि स्टोरेज ब्रेसलेट एक तरह से फुल ही हो गया है। तब वो इग्लू में होते हैं। एक कॉलनी बोलता बॉस क्या हम माउंटेनस एरिया में जा रहे हैं? जॉनी बोलता है नहीं चलो बेस में चलते हैं। मैक्यून बोलते क्या बेस में? जॉनी बोलता है कि टीचर्स आए नहीं बोला कि हम आधे रास्ते वापस आ सकते हैं ना, पहले हम बेस में जाते हैं और जो मेटल हमने इकट्ठा किया उसे वापस कर देते हैं। ब्रदर बिंग तुम अपने टास्क को सीधे खत्म कर सकते हैं एक तरह से, तुम्हें फिर हमारे साथ कोऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है और 5th मेटल को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बिंग बोलता कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमने एग्री किया था स्टार्टिंग से कि हम साथ में काम करेंगे और मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ फॉलो करूंगा तुम्हें फॉलो करूंगा तो मैं कहाँ से सरप्राइजेस को फाइंड कर सकता हूँ। बात तो सही है, अगर हम रिप्लेसमेंट ही क्यों ना हो तुम्हारी टीम के लिए, पर हम फिर भी तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। सोनी सोच रहा था ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। बिंग टैन भी सोच रहा होता है बेवकूफी होंगे वो पीपल जिन्हें पता नहीं होगा कि लांजानी को फॉलो करने से क्या नहीं मिलता है। मतलब एक तरह से ऐसे लांजानी के आसपास के लोगों ने काफी ज्यादा बैजेस भी अर्न कर लिए और उनकी जो मार्शल साल थी वो भी सेकंड टाइम इंक्रीज हो गई है। फिर हम ऐसे बेस का सीन दिखाते हैं। कमांडर बोलता है कि इन्हें सिर्फ 30 घंटे लगे 4 टाइप्स ऑफ रेयर मेटल्स को माइन करने के लिए। क्या ये होम मतलब यहाँ पे रेस्ट करने के लिए आए हैं? क्या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं? ये तो एक स्मॉल एक्सीवेटर की स्पीड को मैच कर रहे हैं। पता नहीं मशीन शायद। जाहिर सोच रहा होता है ये गंदा बच्चा, अगर मुझे पता होता तो मैं रूल्स थोड़े स्ट्रिक्टली बनाता। फिर हमें 4th रिसोर्स स्टार फेडरेशन का बेस दिखाया था, वहां पे वो खा रहे होते हैं। कौन नहीं बोलता मैं एक एक करके खाऊंगा सभी चीजों को टेस्ट करने के लिए। फिर वो खा जाता है और बोलता है मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ का फूड इतना ज्यादा अच्छा होगा। जॉनी भी खा रहा होता है, तभी जाया आगे से आ रहा होता है। कॉनली बोलता है टीचर। जॉनी बोलता है हेलो टीचर जायो। जाय बोलता है कि तुम 2 डिफरेंट टीम्स में होने चाहिए थे पर तुम साथ में काम कैसे कर रहे हो? तुम 7 की टीम नहीं पर अब 10 की टीम हो गई हो। तुम्हें पता जो तुमने एक्शन लिए हैं और तुम कर रहे हो चीटिंग है एक तरह से, और अब तुम्हें इस एग्जाम को पास करना है तो तुम्हें 6 तरह के रियल मेटल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा ये रिजल्ट होगा तुम फेल हो जाओगे। और जो तुम रियल मेटल्स तुमने इकट्ठा किए वो भी हम तुमसे चुरा नहीं लेंगे, मतलब रख लेंगे हमने अपने पास, तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। कॉनली बोल रहे थे टीचर ये सही नहीं है, ये तो कुछ ज्यादा अनफेयर है। जाया बोलता है ये मत सोचना, मैं तुम्हारे डिसीजन को जो तुम बोल रहे हो उससे मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। जॉनी बोलता है कि टीचर 1 मिनट रुको। जाया बोलता है क्या हुआ? जॉनी बोलता है टीचर एक एम्प्टी वेयर हाउस तो फाइंड करो, मतलब वेयर हाउस तो फाइंड करो हमारे लिए पहले, हम अपने मेटल्स को सेव करना चाहते हैं जो हमने हार्वेस्ट किया है। जाया सोच रहा था क्या मेरे पास इस तरह की एबिलिटी क्यों नहीं थी जब मैं स्टडी कर रहा था स्कूल में बात करने की, और एक तरह से जॉनी अमेजिंग गाइस। फिर ऐसे कुछ घंटे पास हो जाते हैं, सभी ने रेस्ट कर लिया। फिलहाल जॉनी ने डेस्टिनेशन कंफर्म कर ली कि भी जाना कहाँ पे है। फिर वो बेस को फिर से छोड़ के चले गए। जनरल बोलता है कि जो बच्चा है स्मॉल टीम को लीड कर रहा है वो कुछ ज्यादा अच्छा है, ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अपनी टीम के लिए और जैसे ऑर्डर या फिर कमांड कर रहा है। अगर फ्यूचर में मिलिट्री को ज्वाइन करेगा तो ये मेरे पास आ सकता है। जाय बोलता है मुझे नहीं लगता, कुछ ज्यादा लोग इस बच्चे के ऊपर देख रहे हैं और शायद स्कूल इसे अपने साइड में रखे। कमांडर बोलते स्कूल में रहना, इनर कोर डिसिपल्स भी ऐसा नहीं कर सकते, मतलब वो हमेशा नहीं रह सकते। जाय बोलता है कि इस किड की कल्टीवेशन बेस इतनी भी हाई नहीं है पर ये ऐसी चीजें कर रहा है जो कि सभी को हैरान कर देती हैं। मैं भी उसका टीचर हूँ और मैं देखता हूँ कि वो आगे क्या करेगा। फिर ऐसे ही कॉनली बोल रहा होता है कि बॉस हम कब अपने आर्मर को फिनिश करेंगे बनाना, क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में, 3rd में या 4th क्लास में? जॉनी बोलते चुप करो तुम, इतना ज्यादा बात मत करो यहाँ पे। फिर ऐसे मूव कर रहे थे वो जल्दी जल्दी। उन्हें माउंटेन की सराउंडिंग तो देख ही ली थी, जो एरिया था मैप पे, ऐसे घूम रहे थे माउंटेन्स के ऊपर नॉर्मली। वो इग्लू में बैठे होते हैं। जॉनी बोलता है हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे आधे घंटे के लिए। युआनन तुम सी गोल्ड लेक के पानी को निकालो स्टोरेज ब्रेसलेट से। चलो मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज
रिवाइज कर लेता हूँ। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम सी गॉड लेक का पानी भी अपने साथ लाए हो? तुम इतने ज्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट क्यों कर रही हो? यूएनएन बोलते है तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा फैंसी है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वेल भाव हाँ मतलब ये अमीर है। जॉनी बोलता है कि यूएनएन मेरे को रिस्ट शील्ड दो एक तरह से। वो स्वॉर्ड वाला बोलता है बिंकी टीम का कि तुम्हारे पास साउल गाइड डिवाइस भी है अब। आई डोंट नो व्हाट इट इज। जॉनी बोलते है सभी की सेफ्टी के लिए हमने खरीदा था। अकेडमी ने ऐसा नहीं बोला कि हम साउल गाइड डिवाइस यूज कर सकते हैं ना। अगर अलाउडेड नहीं होता, अगर बोला नहीं है उन्होंने तो इसका मतलब ये अलाउडेड नहीं है, मतलब बोला नहीं है इसके बारे में तो इसका मतलब ये अलाउड है ना। यूएनएन बोलता है कि ब्रदर जॉनी क्या मैं प्रिपेयर करूं या मतलब कुछ और निकाल लूं? बिंगी सुन के हैरान हो जाता है और बोलते क्या रिस्ट शील्ड ये एक टाइम यूज होता है? वेल पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं ये तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ खुद के लिए बाय करना, ये तो कुछ ज्यादा रिच है। फिर ऐसे वो आधा घंटा रेस्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी विंड स्टॉर्म के साइन नहीं है, तो ग्रुप जल्दी जल्दी माउंटेन को क्लाइम करने लग पड़ा। वैसे मूव कर रहे होते हैं। टांग क्योंकि बोलती कि ध्यान से ये ग्रेट फ्लक्चुएशन है, मैं फील कर पा रही हूँ अर्थ एलिमेंट को अपने आसपास। तभी जो अर्थ होती है वो मूव करने लग पड़ती है और एक तरह से नुकीले कांटों की तरह आ रही होती है ऊपर की तरफ अटैक करने के लिए। जॉनी बोलता है कौन क्यों ध्यान से। वो एक वेल अपने आई शार्ट को भेजता है और उसे तोड़ देता है कांटे को। टांग क्योंकि बोलती है कि ये कुछ ज्यादा खतरनाक अर्थ की फ्लक्चुएशन थी, ये टॉप ऑफ द माउंटेन से आ रही है और ये हमारी तरफ आ रही है वहां से। सभी ध्यान से, वो और ज्यादा आ रहे होते कांटे उनकी तरफ। जॉनी बोलते है सभी लाइन लगाओ, ब्लू सिल्वर ग्रास को पकड़ो और वेल हिट मत करने देना इन्हें अपने आप। सभी ने ऐसे लांस जॉनी की कमांड को फॉलो किया और उन्होंने जो ये थ्रोन्स की वेव थी उसे शांति से पार कर लिया एक तरह से। वैसे स्टॉर्म को पास कर रहे थे जो कि ग्राउंड से आ रहा था एक तरह से, और स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे थे माउंटेन के टॉप पे। जॉनी बोलता ल्यू फेंग तुम जाओ ना टॉप पे इस माउंटेन के और इन्वेस्टिगेट करो, ये जो वेव है थ्रोन्स की इसके ओरिजिन के बारे में पता करो तुम ग्राउंड में से। ल्यू फेंग बोलता ठीक है। ल्यू फेंग जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता आगे की तरफ और एक बहुत बड़ा जंप मारता है। वो फिर आगे की तरफ हैरानी से देख रहा होता है और बोलता है ये तो जाइंट रॉक्स हैं, वेल एक तरह से गोलम टाइप ही। ल्यू फेंग बोलता बॉस एक जाइंट रॉक का ग्रुप है यहाँ पे माउंटेन के टॉप पे और जो कांटे हमारी तरफ इनकी वजह से आ रहे हैं, मैं पहले इनके टेंशन को डाइवर्ट करता हूँ तो तुम जल्दी आओ और यहाँ पे पहुंचो। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इनकी इंटेलिजेंस कुछ ज्यादा ही कम है, ये इंस्टिंक्ट के ऊपर लाई करते हैं। वेल ल्यू फेंग को पकड़ते पकड़ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं नमूने। ल्यू फेंग सोच रहा होता है कि ये क्रिएचर्स तो ऐसे फ्रीली मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। जॉनी बोलते यूगी क्या सिचुएशन है? यूगी बोलती है ऐसा लग रहा है कि ये अर्थ स्पिरिट से बने हुए हैं और ऊपर से बात ये है कि तुमने मेरे को यूगी इतने ज्यादा स्मूथली कैसे बोल दिया? अब से इसी नाम से बोलना, मतलब एक तरह से मेरे नाम से बोलना मुझे, मतलब पहले सीनियर सिस्टर लगाए रखता था और अब सीधे यूगे। जॉनी बोलता है ओ वेल वेल अर्थ 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 की स्पिरिट कैसी? अर्थ की स्पिरिट? टांग की बोलती है कि ये एलिमेंटल स्पिरिट्स को बिलोंग करते हैं। जब इसकी एनर्जी हाईएस्ट पे पहुंच जाती है एलिमेंट स्पिरिट की तो वो स्पिरिट विजडम को बर्थ देती है एक तरह से। मतलब जनरली बात की जाए तो जो एलिमेंटल स्पिरिट होती है उनके पास सिर्फ मोस्ट बेसिक कॉन्शियसनेस होती है, मतलब ज्यादा अकल नहीं होती है। हम आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने इनकी टेरिटरी को इन्वेड किया है तो नेचुरली ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे। जाते और कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं उनके साथ। वो फिर ऐसे ही जॉनी बोलते कि अजीब है, ऐसा लग रहा है कि ये जो जॉइंट रॉक है ये टांग यूगी को रेजिस्ट नहीं कर रहा है, ये इसकी मार्शल सॉल की वजह से है। बिकॉज टांग यूगी बिल्कुल ही उस जॉइंट के सामने होती है, वो अपनी आइज क्लोज करके बैठी होती है, एनर्जी उसे कवर कर रही होती है और वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती है। जॉनी बोल रहे होता है कि बाकी टीम के बोल रहे होते हैं कि जो जॉइंट रॉक है वो रुक गया, सीनियर सिस्टर अमेजिंग है, ये तो जॉइंट रॉक के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है। टांग यूगी बोलती है कि जॉनी ये सही नहीं लग रहा है मुझे, इस प्लेनेट का जो डबल कोर है वो कुछ ज्यादा ही हमें हिट करता है। ये जो अर्थ स्पिरिट्स हैं ये अच्छी हैं, ये हमें ऐसे अटैक नहीं करना चाहती हैं, पर जो स्पिरिट्स है गोल्ड एलिमेंट के साथ वो हमें हेट करती हैं और वो डेफिनेटली हमारे ऊपर अटैक करेंगे। जॉनी बोलता है प्लेनेट का डबल कोर अब वो क्या चीज है? टांग की बोलती है हाँ जो कोर है इस प्लेनेट का वो अर्थ और गोल्ड एलिमेंट से बना हुआ है। शायद ये हो सकता है कि जो हमारा फेडरेशन है वेल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे डेवलप हो रही है कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से, इसलिए ये जो प्लेनेट है ये हमें एक तरह से एनिमी मान रहा है क्योंकि मैं ऐसे आ गया और यहाँ पे एलिमेंटल स्पिरिट्स को वेल तंग ही कर रहे हैं एक तरह से, तो इसलिए हमें इन्वेडर कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जिसके मतलब उनके प्लेस पे हम आए इसलिए। टांग की बोलती तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? डेवलपमेंट है इस प्लेनेट की वो क्लियरली कुछ है जो स्कूल कर रहा है। यूएनएन बोलते कि ऑब्वियसली जो स्कूल है उन्होंने फेडरेशन के मेथड को एग्री किया होगा तो ऑफ कोर्स वो इस प्लेनेट को एक्सप्लॉइट करेंगे जब तक कि डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। कुछ लोग तो अपना ब्रेन को यूज नहीं करते हैं। यूगी बोलती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वेट करो वापस आने का, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वेल पता नहीं क्या बोल रही है। यूएनएन बोलता है हैरानी से तुम, फिर वो मुंह मोड़ लेता है। वेल ऐसे लड़ते रहते थे, प्यार तो बतेरा है काफी, मतलब जॉनी हंसता बोलते शांत हो जाओ। जब हम वापस चल जाएंगे मतलब बेस में तो टीचर को पूछते हैं अच्छा कम बैक का मतलब टीचर के पास जाना वहाँ पे बेस में। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम अर्थ एलिमेंट को यूज करो मतलब हमारी एग्जिस्टेंस को कवर करने के लिए। यूकी बोलते मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मुझे कुछ प्रोवाइड करोगे तो मैं ग्रेटर बेनिफिट दूंगी। और जॉनी बोलते वो क्या चीज है? यूकी बोलती है अगर तुम मुझे कुछ टाइम दोगे तो मैं लेवल 60 तक ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ, उस टाइम पे मुझे एक स्पेशल साल स्किल मिलेगी और एक तरह से पूरी टीम के लिए अच्छा ही होगा। जॉनी बोलता सच्ची ऐसा है? फिर वो
वो किसी दूसरी भाषा में मतलब जॉनी से बात कर रही होती है। जॉनी बोलता तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, कितना ज्यादा लंबा टाइम लगेगा तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए। यूकी बोलती है कि इतना ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, सिर्फ 10 घंटे। जॉनी बोलता ठीक है स्टार्ट करते हैं। वो ऐसे ही बैठे होते हैं इग्लू के अंदर। यूकी कर रही होती है कोशिश। जी यूएनएन बोलते है ये सच्ची लेवल 60 तक पहुंच जाएगी। मैं भी लेवल 56 तक ही पहुंच पाई हूँ अपनी कल्टीवेशन में। वो मेरी जो कल्टीवेशन है वो कुछ ज्यादा स्लो है। क्वानली बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो अभी सिर्फ लेवल 30 तक पहुंचा हूँ। बाओ क्या ही तो कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में। जॉनी बोलता है कि शांत हो जाओ और देखो टांग यूकी की तरफ, ये हमारे लिए भी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है ताकि हम भी आगे मतलब हमने भी तो इतना प्रोसेस करना ही है। फिर हम 5 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। यूकी अपनी आइज को ओपन कर लेती है और अपनी सारी रिंग्स को बाहर निकाल देती है। वेल 6 रिंग्स। सब बोल रहे होते हैं कि 6 स्पिरिट रिंग्स ब्रेक थ्रू। साउल एम्परर सीनियर सिस्टर सिर्फ 15 साल की है ना, पर ये साउल एम्परर बन गई। 3 ब्लैक होती हैं, 2 पर्पल होती हैं। जॉनी बोलता है यूकी तुम कैसा फील कर रही हो, क्या तुम्हें टाइम चाहिए अपनी साउल पावर को स्टेबलाइज करने के लिए। यूकी बोलती है कि चलो चलते हैं, मैं बाद में स्टेबलाइज कर लूंगी। इग्लू को हटा लो, हमें जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तैयार रहो। तभी यूकी कुछ ज्यादा मतलब कुछ नोटिस करती है, मतलब डर के मारे। जॉनी बोलते क्या हुआ, क्या अर्थ स्पिरिट द्वारा अटैक कर रही है। यूकी बोलती है नहीं, ये स्टॉर्म है गोल्डन एलिमेंट्स का, जल्दी करो इग्लू की डिफेंस इनको स्ट्रेंथन करो, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है प्रीवियस स्टॉर्म से। नहीं ये कुछ ज्यादा लेट है, जो इग्लू है वो टूट रहा है। इग्लू में दरारें पड़ने लग पड़ती हैं, क्रैक्स पड़ने लग पड़ते हैं। जॉनी बोलते जो इग्लू है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक्टिवेट करो लिंगांग शील्ड को। वेल ये भी एक ट्रेजर यूज कर रहे हैं। वो एक बॉल टाइप को ऊपर फेंकते हैं और वो जो बॉल होती है उससे कुछ लेजर टाइप बाहर निकलती है और एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार हो जाती है। सब बोल रहे थे कि ये जो स्टॉर्म है इसमें तो मेटल शेविंग मिक्स है। वेल शायद शार्ट टाइप, ये तो हेल की तरह, अब हम क्या करें। जॉनी में कुछ हैरान होता है। तो सब बोल रहे थे कितना ज्यादा टाइम लगे, ये स्टॉर्म तो कुछ ज्यादा बड़ा है, अगर शील्ड नहीं टिक पाएगी तो हम मर जाएंगे। जॉनी सोच रहा होता है, फिर बोलते चलो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से माइनिंग करेंगे। क्योंकि बोलती है रुको 1 मिनट, वो 6 साल स्किल यूज करती है 5 एलिमेंट, मतलब पता नहीं 6 साल स्किल क्या है इसकी। जॉनी बोलते लिंगलांग शील्ड अभी और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती है, रिप्लेस करो शील्ड को। बाकी बोलते ठीक है। जॉनी बोलते सब मेरे ऑर्डर्स को सुनो। जो युगी है वो ग्राउंड को डिग करेगी ताकि हम टेम्परेरी शेल्टर को क्रिएट कर सके। पहले गर्ल्स नीचे जाएंगी, फिर उसके बाद वीकेस्ट जो है जिनका डिफेंस कम है वो एंटर करेंगे। पहले जाओ और मतलब मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास को पकड़ो, बाकी लोगों की चिंता मत करना जो ऊपर है। मैंकिन बोलती है क्या गर्ल्स, क्या मतलब क्या बात कर रहे हो तुम तो हमें नीचे के दिखा रहे हो। वेल यहाँ पे भी इसका फेमिनिज्म चला हुआ है। जॉनी बोलते ये ऑर्डर है, आर्ग्यू मत करो मेरे साथ। मैंकिन भी डर जाती है और कॉन की बोलती है कि यस सर। बात तो सही है ना, एक तरह से गर्ल्स के नीचे जाए। जॉनी जेंटलमैन है गाइस। जॉनी बोलते सभी अपनी यूनिफॉर्म्स को खोल दो और अंडरग्राउंड जाना स्टार्ट करो। जो प्रोटेक्टिव यूनिफॉर्म्स और हेलमेट है उन्हें हम डैमेज नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर शील्ड विस्टैंड नहीं कर पाएगी ये वाली तो लास्ट शील्ड को भी यूज कर दो। फिर ऐसे सभी अपनी यूनिफॉर्म्स को निकाल के नीचे जाने लग पड़े। लान मैंकिन कॉन क्यू जो है वो होल में एंटर हुई पहले। फिर ऐसे जो प्रोटेक्शन थी लास्ट शील्ड की वो चली हुई थी, मतलब लास्ट भी उन्होंने यूज कर दी। फिर ऐसे लिन डोंग ल्यूफेंग वगैरह जो है वो होल में एंटर हो गए। जॉनी बोलते नेक्स्ट यूटियान, ये तुम्हारी टर्न है। यूटियान बोलते मैं मैन हूँ तो युआनन को पहले जाने दो। पिंक बोलते कि जुआनन तुम पहले जाओ, फिर अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करना सभी को पुल करने के लिए। जॉनी बोलते ये ऑर्डर है। वेल इसकी सुन नहीं रहा कोई, ये शील्ड ज्यादा नहीं रुक पाएगी, तब जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और वो मतलब स्टॉर्म में आ जाते हैं सारे एक तरह से। यूटियान ने अपना स्लैश यूज किया हुआ था विंड का अपनी पूरी पावर से, पर वो भी कुछ ही टाइम के लिए मतलब ऐसा कर पाया, मतलब स्टॉर्म को रोकने के लिए। फिर उसके बाद जुआनन ने उसे लात मार दी थी वेल होल में जाने के लिए। वो अपनी साउल पावर को यूज कर रहे थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जॉनी बोल रहा होता है कि होल्ड बैक मत करो, पूरी तरह से यूज करो पावर को। फिर ऐसा भी स्टॉर्म में चले गए। फिर ऐसे ही मतलब युआनन हमें दिखाया था वो अपने आइस को ओपन करता है। जॉनी ने उसे पकड़ के रखा होता है, वेल अपने पावर को यूज करके बचा रहा होता है उसे। युआनन बोलता है ब्रदर जॉनी, युआनन सोच रहे थे तो स्टॉर्म को ज्यादा डरावना है। ब्रदर्स जॉनियो के ड्रैगन स्किल्स भी कुछ एंड्योर नहीं कर पा रहे। वेल उसकी बॉडी में कट लग रहे होते हैं, वैसे 3 उड़ रहे होते हैं। वेल बाकी के जॉनी ने पकड़ के रखे होते हैं। वो फिर होल को फाइंड कर लेते हैं। जॉनी बोलते हैं युआनन नीचे जाओ, फिर वो पीछे मुड़ता है, बोलते हैं क्वानली नेक्स्ट तुम्हारी टर्न है। क्वानली बोलते नहीं बॉस मैं कुछ ज्यादा स्पेस को घेर लूंगा। जॉनी बोलते ब्रदर बिंग तुम जाओ। बिंग बोलते कि तुम पहले जाओ, मैं होल्ड कर सकता हूँ। जॉनी बोलते बकवास करना बंद करो, मेरे पास रास्ता सर्वाइव करने का, तुम पहले नीचे जाओ। जॉनी की ब्लू सिल्वर ग्रास भी कटने लग पड़ती है। क्वान की बोलते इसकी ब्लू सिल्वर ग्रास कट हो जाएगी, ये होल्ड नहीं कर पाएगा। युआनन सुन के हैरान होती है और रोके वेल जोर से बोलती कि नहीं ब्रदर जॉनी नीचे आओ। टांग की कुछ फील करती है वो डर जाती है वेल युआनन को देखते हुए रोते हुए। वो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही होती है ऊपर जाके। वेल पता नहीं गई है कि नहीं गई, ये पैनल्स कुछ ज्यादा अजीब है। लांसानी ने फोर्सफुली बिंग टियानलियांग को होल में डाल दिया था। वेल ये कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, मतलब जो उन्होंने क्रिएट किया था, सॉरी। अरे यार फिर ऐसे जो स्टॉर्म था वो और ज्यादा क्रूअल बनता जा रहा था। जॉनी की जो ब्लू सिल्वर ग्रास होती है वो कट ऑफ हो जाती है। वो बोलता है कि अब सिर्फ ड्रैगन गोड ट्रांसफॉर्मेशन को मैं यूज कर सकता हूँ। और ड्रैगन गोड
गोड ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है, अपने स्पेयर को बाहर निकाल देता है, उसका स्पेयर उसने आगे रखा होता है। वो बोलता है क्वानली नीचे जाओ। क्वानली बोलता है बॉस तुम्हारा क्या होगा। तो यूएनएन भी थक गई होती है, वो शायद कोशिश कर रही होती है होल को शायद बड़ा करने के लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं। मैंकन बोलती है कि जो ड्रैगन गोड ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। जॉनी बोलते है कि जो ड्रैगन गोड ट्रांसफॉर्मेशन है वो खत्म होने वाली है, मेरे पास टाइम नहीं होगा नीचे आने का। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। बाकी क्वानली बोल रहे थे बॉस। जॉनी सोच रहे थे अच्छा सभी नीचे चले गए हैं, ऐसा लग रहा है कि जो ड्रैगन गोड ट्रांसफॉर्मेशन है वो खत्म हो जाएगी। सीरियसली कुछ ज्यादा लेट है क्या। वो मतलब अकेला रह जाता है ऊपर और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो पूरी तरह से खत्म होने पड़ती है। तो बाकी सभी आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। वेल वाह। और जॉनी को कवर कर लेते हैं एक तरह से वेल बचाने के लिए। क्वानली ने जॉनी का हाथ पकड़ा होता है। जॉनी बोल रहे थे तुम क्या कर रही हो। वेल एक तरह से जॉनी को कवर ही कर लिया होता है। बिंग टियाना आगे होता है, सोड वाला भी होता है, क्वानली भी होता है वहाँ पे। बिंग अपनी थंडर का अटैक यूज करता है, बाकी दूसरा फायर बॉल का अटैक यूज करता है, एक स्वॉर्ड का अटैक यूज करता है। यूएनएन भी आगे की तरफ अटैक करता है जोर से चला के। तो सभी के कंबाइन अटैक की वजह से एक कुछ ज्यादा बड़ा गैप बन गया था स्टॉर्म में। जॉनी हैरानी से देख रहा होता है उनकी तरफ, सोच रहा होता है इन्होंने क्या ये मेरे को सेव करने के लिए यहाँ पे आए। तभी जॉनी दो लड़कियों को देखता है, वही क्वानकी और मैंक्विन। वो अपनी आइस को यूज करती हैं और एक आइस स्टॉर्म को क्रिएट कर देती हैं। वो जो आइस स्टॉर्म होता है वो भी गोल गोल घूम रहा होता है और उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है एक तरह से। जो आइस स्नो को टोर्नेडो था उन्होंने अंदर से प्रोटेक्ट किया था सभी को। इसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम मिला था टांग युगी को। लास्ट मोमेंट में उसने काफी ज्यादा मतलब जो होल था उसे डिग कर लिया ताकि काफी मतलब ठीक ठाक ही रूम हो सभी के लिए। युगी बोलती जल्दी करो, जो टोर्नेडो वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं टिकेगा, फिर भी मतलब अंदर आ जाओ। वो फिर एक एक करके होल के अंदर आ जाते हैं। जॉनी अंदर बैठा होता है, वो शांति की सांस लेता है। क्वाली बोलता है कि ये कुछ ज्यादा डरावना था। यूएनएन बोलती है सबने अच्छा किया है। मैंक्विन बोलती है कुछ ज्यादा फन था है ना। वो हंस रहे होते हैं, सभी मिलकर हंस ही रहे होते हैं। युगी ऐसे आफरी होती है और बोलती है कुछ ज्यादा डिफरेंट है, ये टीम और मेरी फॉर्मर टीम में कुछ ज्यादा फर्क है। टांग युगी सोच रही थी कि साथ में काम कर रहे हैं और साथ में मरेंगे किसी भी सिचुएशन में। इस पॉइंट में ये सच्चे टीममेट्स बन गए हैं। जॉनी बोलता है कि यूएनएन अपने साउल फ्रूट को शेयर करो सभी के साथ ताकि इमीडिएटली उनकी जो पावर है वो रिस्टोर हो जाए। युगी बोलती है कि पहले तुम रेस्ट तो करो, मैं अपनी अर्थ एलिमेंट को यूज करती हूँ यहाँ देखने के लिए। टांग युगी बोलती है कि रुको वेट करना सभी, ऐसा लग रहा है कि मैंने एक मेटल माइन को फाइंड कर लिया है, मैं टनल बनाती हूँ और वहां पे जाती हूँ। फिर सभी वेट कर रहे थे, टांग युगी को रेस्ट कर रहे थे। क्वानक्यू एक कम्युनिकेशन चैनल को यूज करते मतलब एक तरह से मैसेज भेजती है, मैसेज नहीं मतलब बोलती है कि मैंने एक प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल को ओपन कर लिया, क्या तुम ठीक हो। जॉनी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसने बोला था बाहर जाओ और मेरे को सेव करो। मैंने ये वर्ड भी सुना कि हम जिएंगे और मरेंगे साथ में ही, मैं उस पर्सन को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। क्वानकी बोलती तुम कैसे शुक्रिया बोलना चाहते हो। जॉनी बोलता शायद जो मैं यहाँ पे इकट्ठा करूंगा उसे दे दूं, हार्वेस्ट को। क्वानकी बोलती किसे तुम्हारी हार्वेस्ट चाहिए। जॉनी बोलता तो अच्छा वो तुम हो। क्वानकी बोलती है मैं तुम्हारी लाइफ को सेव करना चाहती, वेल तुम्हें बचाना चाहती थी। जॉनी बोलता ठीक है मैं ग्रेटफुल नहीं होऊंगा। तो क्वानकी बोलती क्यों। जॉनी बोलता तुमने मेरी लाइफ को सेव किया है तो मेरी लाइफ तुम्हारी होगी, इसका मतलब फ्यूचर में मैं तुम्हारा होऊंगा। क्या बोलता रहता है। उसके हाथ को पकड़ लेता और बोलता है कि मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे ऊपर रिलाई करूंगा, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। जॉनी ने उसका हाथ पकड़ा होता है, क्वानकी छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, फिर वो अपने फेस को भी मतलब मोड़ लेती है। जॉनी बोलता है कि दूर मत देखो, हम साथ में रहेंगे, क्या मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ सकता हूँ। तुमने ऐसा पहले नहीं बोला था कि हम साथ में रहेंगे, वेल ऐसा वैसे ही अब तुम मेरे को इग्नोर क्यों कर रही हो। वो फिर जॉनी को अपनी आर्क से मारती है, वेल बाजू से, एल्बो से, पर फिर भी जॉनी हाथ नहीं छोड़ता, वो साथ में बैठे रहते हैं। क्वानकी बोलती क्या तुम्हें डर नहीं था, मतलब तुम डरे थे क्या। जॉनी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं डरा था, मैं मरना नहीं चाहता था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सभी मेरे को सेव करने के लिए आ जाएंगे। सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगा उस मोमेंट में, हम अब से असली टीम है, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं तुम लोगों को मिला। क्वानकी हंसी होती है, स्माइल करती है और बोलती है कि सभी सेम ही सोचते हैं तुम्हारे लिए भी। जब ऐसे टांग की वापस आ गई, उसने इन्फॉर्म कर लिया था कि उसने एक रेयर मेटल माइन को फाइंड कर लिया है। वहाँ पे दो तरह के रेयर मेटल्स हैं, गोल्ड और मिथ्रिल, जो कि कुछ ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। टीम वहाँ पे डायरेक्टली पहुंच के उन्होंने माइनिंग स्टार्ट कर दी। यूएनएन बोलते ब्रदर्स जॉनी हमारे पास स्टोरेज नहीं बची, सब कुछ फुल है, अब हम क्या करें, यहाँ भी कुछ ज्यादा मेटल और हम सभी को कैरी नहीं कर सकते हैं। यूके बोलती है मेरे पास भी स्टोरेज रिंग है, हम इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। टांग युगी ने अपना फिर मैको बाहर निकाल दिया स्टोरेज रिंग से, ताकि वो अपनी स्टोरेज रिंग में मतलब मेटल्स को कैरी कर सके। फिर ऐसे 6 तरह के रेयर मेटल्स को माइन करने के बाद वो बेस में चल पड़े, जो प्रीवियसली उन्होंने एक सेफली पाथ तैयार की थी। वो वहां पे पहुंच जाते हैं, सब बोल रहे होते हैं कि देखो इनकी तरफ, जो क्लास प्रेसिडेंट और उसकी टीम है वो वापस आ गए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने कितना कमाया होगा। तभी फर्स्ट क्लास का एक बंदा में दिखाया था जिसका नाम डिंगजो हान होता है। वो सोच रहा होता है इस टाइम मैं डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस को पाऊंगा, मैं प्रूव करूंगा कि मैं बेटर हूँ तुम्हारे से। जाय बोलता है कि ठीक है सभी यहाँ पे हैं, लांजानियो की टीम के अलावा और बिंग टियानलियांग की टीम के अलावा बाकी के मेडल्स को हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे बच्चे बोल रहे होते वेल काउंटिंग हो रही होती है। एक बोलता है कि वाह ये तो डिंगजुआन हान की टीम है, यहाँ पे इतने ज्यादा हैं, ये तो 500 केजी से ज्यादा है, ये तो डबल है बाकी टीमों से। वो फिर जॉनी की तरफ देखते और सोच रहा होता है ये कैसा लगा तुम्हें, और तुम देख सकते हैं ना कि मैं कितना ज्यादा ग्रेट हूँ। वेल जॉनी ने थम्स अप दिया होता है। जाय बोलता है कि सब कुछ कैलकुलेट है, कांग्रेचुलेशन तुम सभी के लिए, तुमने सक्सेसफुली एग्जाम को कंप्लीट किया है। 2 घंटे की रेस्ट के बाद तुम्हें स्कूल में वापस ले जाया जाएगा। वो बच्चा हैरान हो जाता है और बोलता है टीचर
टीचर जायो वेट करो, तुमने लांजानियो की टीम का रिजल्ट हमें क्यों नहीं दिखाया? वेल रिपोर्ट। जायो बोलता है कि जो टास्क उन्हें मिला था वो डिफरेंट था तुमसे, ये सही नहीं होगा अगर उनका जो रिजल्ट है उसे हम तुम्हारे साथ काउंट करें, उनका काउंट सेपरेटली होगा। वो बोलता है कि टीचर जायो ये डिफरेंट क्यों है, ये कुछ ज्यादा अनफेयर है हमारे लिए। बाकी बोल रहे थे हाँ। एक लड़की बोलती है कि मैं भी ये फील करती हूँ। कमांडर बोलता है कि शर्क अकेडमी हमेशा फेयर होती है। ऑफ कोर्स डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा क्योंकि जो टास्क थे वो डिफरेंट थे तुमसे, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जानना होगा इतना सा। तो बच्चा बोलता है अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि स्कूल ऑन पर्पस ऐसा कर रहा है। जाय बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने किस तरह के डेंजर फेस किए हैं, देखो। वो एक स्क्रीन में लगा देता है। बोलता है कि उनके साथ क्या हुआ है जब वो ट्राई कर रहे थे रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ मेडल को फाइंड करने के लिए। तुम देख सकते हो यहाँ पे वो सिचुएशन वो देख रहे होते हैं। वो बच्चे भी हैरानी से देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं देखता हूँ कि डिफरेंस क्या मेरे और उसके बीच में। वो सभी स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं। स्क्रीन में वो जॉनी और बाकी टीम दिखाई जाती है। वो देख रहे होते हैं कि कैसे कैसे स्टॉर्म्स ने उनके ऊपर अटैक किया होता है। वो लड़का भी हैरान हो जाता है, बाकी भी हैरानी से बोल रहे होते हैं क्या मेटल स्टॉर्म। वो पूरी कंडीशन देख रहे होते हैं कि कैसे कैसे वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो गई होती है। वो बोलते हैं ये प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है, वो मेका वाली, ये इस चीज को डील कर रहे थे। वो फिर ऐसे देखते हैं कि कैसे लांजानियो ने यूएनएन को बचाया होता है। वो लास्ट में बचा होता है अपने स्पेयर को यूज कर रहा होता है, कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो बच्चा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच रहा होता है ये इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, अगर मैं होता तो मैं ऐसा कर सकता। फिर ऐसे होल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बाकी बोल रहे थे अब हम क्या करें, ज़ुआनियो अभी आया नहीं अंदर। बाकी बच्चे बोलते देखो कैमरा स्विच हो गया अब होल के अंदर। ज़ुआनियो हैरानी से देख रहा होता है क्योंकि डोंग क्वान की रो रही होती है और बोलती नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है। वो जोर से रोती है और चिल्लाती है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं, मैं भीख मांगती तुमसे, मेरे साथ चलो और उसे बचाओ, हम एक टीम है, हमें करना ही पड़ेगा, हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। ये सुन के वेल सभी रो ही रहे होते हैं एक तरह से। और सभी फिर क्वानक्यू की बात को सुन के वेल ज़ुआनियो को रेस्क्यू करने के लिए चले जाते हैं। इस चीज को देख के जो बाहर के बच्चे होते हैं वो भी रो रहे होते हैं। ज़ुआनियो वेल को ज्यादा मूव हो गया होता है ये सुन के और क्वानक्यू को देख के। क्वानक्यू को रोता है, वो देख रहा होता है, सोच रहा होता है। क्वानक्यू और उसके जो चेस्ट में एक एनर्जी टाइप फॉर्म हो रही होती है। वेल अब ये पता नहीं कैसे मिस्टीरियस एनर्जी है जो इमोशन से फॉर्म हो रही है। वो लास्ट पैनल को देख के सभी हैरान होते हैं। वो जो बच्चा होता है वो अपनी वेल आंसुओं को पहुंचता है और ज़ुआनियो के पास जाता है और बोलता है कि ज़ुआनियो मैंने तुम्हें कभी भी ट्रस्ट नहीं किया था पहले, पर इस टाइम में तुमने मुझे सिखा दिया है कि एक ट्रू कैप्टन होता क्या है। तुम नंबर 1 हो हमारी क्लास में, तुम डिजर्व करते हो ये टाइटल और ऐसा मैं एडमिट करता हूँ, और अब से मैं भी तुम्हें एज अ क्लास प्रेसिडेंट कंसिडर करूंगा। ज़ुआनियो अपने हाथ को आगे की तरफ करते वो मिलाता है और उसे हक कर लेता है। वो बोलता है अब से साथ में काम करेंगे, हमारी जो क्लास है वो बेस्ट क्लास बन जाएगी। वो बोलता है कि मैं प्रपोज करता हूँ कि जो ज़ुआनियो है वो हमेशा के लिए क्लास प्रेसिडेंट बना रहे, फ्यूचर में भी ये हमेशा हमारी क्लास का प्रेसिडेंट ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और वो बाकी सब बोलते हैं हाँ हम एग्री करते हैं। फिर ऐसे वो बोल रहे थे कि फर्स्ट क्लास बेस्ट है, हमारी क्लास बेस्ट है, ये अच्छा है कि ये हमेशा के लिए क्लास प्रेसिडेंट रहेगा। फिर ऐसे चेयरिंग कर रहे होते हैं, बाकी भी ऐसे देख रहे होते हैं। टांग्यू की भी सोच रही होती है कि ये कुछ ज्यादा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट। तभी हमें दिखाया जाता है कैप्टन जायो के पास होता है और बोलते टीचर जायो उस टाइम पे तुम ऑब्वियसली रिपोर्ट कर सकते थे कि लांजानियो ने कितना ज्यादा मेडल ऑब्टेन किया है, पर तुमने वो वीडियो क्यों दिखाई उन्हें। जायो बोलता है इसीलिए ताकि मैं दूसरे स्टूडेंट्स को डराना नहीं चाहता था कि लांजानियो की टीम ने कितना ज्यादा कलेक्ट किया है। कमांडर बोलता है तो अच्छा इसलिए तुमने वो रिपोर्ट नहीं किया। कमांडर बोलता है तो तुमने फिर बाद में भी क्यों लांजानियो की टीम ने जो भी इकट्ठा किया तो उसे तुमने कैलकुलेट करने क्यों नहीं दिया। तुम्हारा ये मतलब है कि हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं उस मेडल को जो उन्होंने पाया है। जाय बोलता है कि तुम खुद गैस कर ही सकते हो। वेल पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। फिर ऐसे शर्क अकेडमी में वो वापस आ जाते हैं। लांजानियो और उसके मेंबर्स अपने अपने वेल हॉस्टल में चले गए ताकि वो देख सकें कि फिर ऐसे वो शर्क अकेडमी में वापस आ जाते हैं। वो फिर जो भी उन्होंने इकट्ठा किया होता है उसे बांटने लपड़ते हैं। बिंग टियानलिंग और उसके 2 मेंबर्स को 5% का शेयर मिला और बाकियों को 6.5% का। जॉनी बोलता है कि मेरे पास एक सजेशन है बैटल आर्मर के बारे में सभी के लिए, हम मिथ्रिल क्यों नहीं यूज करते। यूएनएन बोलता है क्या एक बैटल आर्मर के लिए मतलब 25 kg मेटल चाहिए और 1000 रिफाइनमेंट फर्स्ट क्लास मिथ्रिल मेटल चाहिए और ऊपर से 10 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 10 पर्पल बैजेस लगेंगे उसको बनाने के लिए। जॉनी बोलता है हमारे पास 2.5 टन मिथ्रिल मेटल है, मैं उसे 300 kg तक रिफाइन कर सकता हूँ। पहले रिफाइनिंग में कम हो जाता थोड़ा। बिंग हैरानी से बोलता है क्या। फिर उसकी जो टीम के होते हैं वो भी जॉनी को पकड़ लेते और बोलते हैं कि अब से तुम हमारे बॉस हो। बिंगो ने किक मार देता और बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा ओल्डेस्ट ब्रदर हूँ, तो ऑफ कोर्स पहले मैं आऊंगा, तुम सभी यहाँ से दफा हो जाओ। वेल वाओ क्या ही ड्रामा हो रहा है। मैंक्विन बोलती है कि तुम तीनों हमारे ऊपर चढ़ना चाहते हो। वेल मतलब ऑब्वियसली ये थे पहले टीम के। बिंग बोलता नहीं ऑफ कोर्स नहीं, हम तीनों पीछे रहेंगे, मतलब एक तरह से आगे नहीं आएंगे तुम्हारे। लुफेंग बोलता जॉनी तुम्हारा सक्सेस रेट क्या है 1000 रिफाइनमेंट करने के लिए। जॉनी बोलता 80%। लुफेंग बोलता क्या ये तो कुछ ज्यादा हाई है। मैंक्विन बोलती कि हमारे पास 4 टन रेयर मेटल्स हैं। कॉनली को ज्यादा खुश होता है और बोलता है हम काफी ज्यादा रिच हैं। जॉनी बोलता है फ्यूचर में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा फोर्ज करने के लिए। वो बाकी सब बोलते ठीक है। फिर ऐसे लांजानी को फर्स्ट सेमेस्टर शर्क अकेडमी में खत्म हो गया और उसे हॉलीडे मिली। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाता है शर्क सिटी का। लांजानी और कॉनकी दोनों साथ में मूव कर रहे होते हैं। जॉनी बोलते मोम और डैड मैं यहाँ पे हूँ। लांजा और नांगचन बोलती है कि हमारे सन। कॉनकी बोलती है हेलो। बाकी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि कॉनकी तुम्हारे जो
कानकी तुम तो कुछ ज्यादा प्रिटी हो। नानचंग बोलती मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा मिस किया सन। कानकी क्या तुम्हें ज्वानी तंग करता है? कानकी बोलती हाँ काफी ज्यादा तंग करता है मुझे। नानचंग बोलते ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसे पनिश करूंगी। ज्वानी बोलते मोम तुम हर बार दूसरे लोगों की क्यों साइड लेते हो? नानचंग बोलती है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम कहाँ इतनी अच्छी और सुंदर लड़की को फाइंड कर सकते हो कॉनक्यू की तरह। कॉनक्यू ब्लश करती है और बोलती है आंट पहले भी रिश्ते कराने लगी होती है। जॉनी फिर रानी से पीछे नोटिस करता है दो लड़कियां आ रही होती है। वेल ऑब्वियसली एक नाना है, बाकी सभी जो लोग होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट वो बोल रहे थे ये दोनों कौन है, वाओ ये तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। जॉनी बोलता टीचर नाना। वेल काफी टाइम बाद मिल रही है ना ये। जॉनी खुशी से बोलता टीचर नाना, और जो नाना होती है वेल फिर हमें उसका फेस दिखाई देता है। वेल मास्क तो खुला नहीं पर दिख ही रही है ऑब्वियसली। वो दोनों खुशी से बोलते हैं उसका नाम वेल टीचर नाना और उसके पास जाते हैं। कौन की बोलते टीचर नाना मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा मिस किया है। जॉनी फिर बोलता है कि टीचर नाना ये कौन है? कौन की बोलती है मेरी फ्रेंड है और ये इस टाइम मेरे साथ आई है। वो लड़की बोलती है हेलो मेरा नाम आनपी है और मैं तुम्हारे टीचर की फ्रेंड हूँ, मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ तुमसे मिलके। वेल ऑब्वियसली ये स्पाई है एक तरह से जो कि इसके पीछे लगाई हुई है। वो बोलते हैं हमारे पास कार है तुम्हें मतलब ले जाने के लिए, हमारी कार आ गई चलो साथ में चलते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि आनपी डेफिनेटली नाना की फ्रेंड नहीं है, वो एक कंपेनियन है जो फेडरेशन ने अरेंज की है ताकि वो नाना को अकम्पनी कर सके, वेल साथ में चल सके उसके। वो भी यही कर रही है मतलब एक तरह से नाना को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे है। फिर वो पहुंच जाते हैं एक जगह पे वेल शक सिटी में। नाना सोच रही होती है कि मेरे को कुछ फेमिलियर सा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, फिर मेरे को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। आनपी भी सोच रही होती है कि शक तब मैं ऑलमोस्ट मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने एंट्रेंस एग्जाम में पास किया था, फिर ऐसे सभी शक के हाउसेज में रहने लग पड़े। जॉनी बोलते ये मेरा घर है। आनपी बोलती है कि वाह ये तो कुछ ज्यादा बड़ा, क्या तुम अकेले यहाँ पे रहते हो? नाना बोलते है जॉनी मेरे को अपने मेडिटेशन रूम में लेके जाओ, तुमने थर्ड रिंग में ब्रेक थ्रू किया ना, मेरे को तुम्हारी स्टेट को चेक करना है। जॉनी बोलता ठीक है। कौन की बोलती टीचर मैं भी आ सकती हूँ? नाना बोलती कि तुम यहाँ पे रहो, रात को मैं तुम्हारी कंडीशन भी देखूंगी। कौन की बोलती ठीक है। आनपी बोलती कि मैं देख सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम्हें तंग नहीं करूंगी। नाना पीछे देखती और बोलती है नहीं पर तुम डोर पे वेट कर ही सकती हो। फिर पीछे पड़ गई है। जॉनी मेडिटेशन रूम में नाना को ले आता है। नाना बोलती है कि मेडिटेशन स्टार्ट करो। जॉनी बोलता ठीक है, वो अपने आइज को क्लोज कर लेता है। नाना हैरान होकर बोलती है क्या ये तो, फिर वो जॉनी के पास जाके उसे टच करती है उसकी पीठ में। उन दोनों को वेल एनर्जी कवर कर रही होती है। जॉनी की चेस्ट पे एक लाइट अपियर होती है। नाना आगे की तरफ जाती है और हैरान हो जाती है देख के। वो सोच रही होती है कि हैरानी की बात नहीं है कि इसकी जो ब्लड लाइन पावर और साउल पावर है वो कम्प्लीटली मिक्स हो गई है। वेल उसकी वजह से, ज्वेल की वजह से जो उसकी चेस्ट में था। नाना बोलती है क्या ये रिएक्ट कर रहा है मेरी वजह से? वो फिर इस ज्वेल को टच करती है। वो भी कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसी बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सारे ड्रैगन्स मर गए होते हैं। उसने आइज क्लोज की होती है और उसे एक इंसान दिखाई देता है। वो सोच रही होती है वो यहीं पे है। तो जॉनी बोलता है कि टीचर नाना क्या हुआ तुम्हें? नाना बोलती है कि ये चीज तुम्हारे चेस्ट में है, तुम्हें कहाँ से मिली? जॉनी बोलती है मेरे को शर्क ऑक्शन में मिला, इसी की वजह से जो मेरी ब्लड लाइन है वो इवोल्व हो गई है और मैंने भी वो पिक्चर देखी जिसमें सारे ड्रैगन्स मर गए थे। टीचर नाना क्या ये ट्रू है कि ड्रैगन गॉड एग्जिस्ट करता है? नाना बोलती है ड्रैगन गॉड मुझे याद नहीं है पर मुझे फील आती है कि ड्रैगन गॉड जैसी चीज कोई होगी। जॉनी बोलते टीचर नाना क्या तुमने कोई ऐसा देखा जिसकी कंडीशन बिल्कुल मेरी तरह हो, मतलब सेम? नाना बोलती है मेरे को याद तो नहीं है पर शायद मैंने देखा है, और जो तुम्हें ये मिला है अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो ये ड्रैगन क्लैन की ब्लेसिंग है। जब तुम्हारी दोनों गोल्डन और सिल्वर वोर्टेक्स फ्यूज हो जाएंगी तो तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो ट्रू ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन बन जाएगी। जॉनी बोलते ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन। टीचर नाना इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है जब मैं ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ लेवल 30 पे? हेवनली सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिसिस है ब्रेड के साथ भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वेल वो उसका स्पेयर टाइप जो होता है हेल ब्रेड बोलते हैं, पर मैं इसको स्पेयर स्पेयर ही बोलता रहता हूँ। जॉनी बोलता हाँ ये है। वो अपनी रिंग को नाना के पास निकालता है, नाना उसे टच करती है और अपने वेल उसी के स्पेयर को बाहर निकाल लेती है। वो सोच रही होती है नाम तो फेमिलियर सा लग रहा है। नाना फिर खो जाती है अपनी सोचों में। तो जॉनी बोलता है कि टीचर नाना क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? नाना सोच रही होती है अब मुझे याद आया, हेवनली सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिस हेल ब्रेड जो होता है वो हर तरह के डिफेंसेस को इग्नोर कर देता है और कुछ ज्यादा हाई डैमेज देता है ड्रैगन्स की लैंग्वेज में। जॉनी बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये जरा भी ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं और ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। नाना बोलती है ये ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं है, एक्सट्रीमली पावरफुल है, पर अब ये बहुत ज्यादा डेंजरस है तुम्हारे हाथों में। अगर तुम कॉलेज को लीव कर जाओगे मतलब छोड़ के चल जाओगे तो काफी सारे लोग तुम्हें टारगेट करेंगे। इसे यूज मत करना जब तक तुम पावरफुल नहीं होगे काफी। जॉनी बोलता है इसका मतलब मेरे को वेट ही करना पड़ेगा, मैं बाद में यूज करूंगा। नाना बोलती है कि वेल अब मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तुम्हारी एबिलिटीज में, मतलब जो है मुझे अपनी एबिलिटीज के बारे में बताओ। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखा देता है। जॉनी ऐसे बोल रहा होता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से की है जो भी की है। नाना बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया है पर तुम सच्चाई में मतलब रियलिटी में समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी एबिलिटीज क्या है। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कंबाइन कैसे करना है। तुम्हें अभी क्या करना है वो यही करना है कि इंप्रूव करनी है अपनी स्ट्रेंथ और जो तुम्हारी फाउंडेशन है वो भी। जॉनी बोलते ठीक है मैं समझता हूँ, थैंक यू टीचर नाना। नाना बोलती है ठीक है तुम्हारे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। फिर एक दिन ऐसे पास हो गया। रात को लांजानी अपने पेरेंट्स के साथ सोता था और सुबह मतलब 5 दिन के लिए वो नाना के साथ प्रैक्टिस करता था। नाना उसे सिखाती थी। वो दोनों को ज्यादा खुश होते थे एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते वक्त। फिर ऐसे लांजानी और नाना एक जगह पे जा रहे होते हैं। जॉनी बोलते टीचर नाना तुम अमेजिंग हो, ये ग्रेट होगा अगर तुम शर्क अकेडमी में
टीचर बन जाओगे। मैंने काफी सारी चीजें लर्न कर ली हैं आपसे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम टीचर बहुत ज्यादा सही हो गए यहाँ पे शर्क अकेडमी में। नाना बोलती है कि मैं भी यहाँ पे रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मैं ये सोच रही हूँ कि शर्क को कोई टीचर चाहिए क्या। तब वो लड़की बोल पड़ती है, नहीं, तुम फेडरेशन गवर्नमेंट के अंडर हो, शर्क डिफरेंट है। तुम बाकी स्कूल्स में एंटर कर सकते हो पर तुम शर्क में एंटर नहीं कर सकते हो। नाना गुस्से से बोलती है कि मैंने अपने आप को तुम्हें सेल कर दिया है। वो लड़की बोलती है, मैं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, पर जो सिचुएशन है वो स्पेशल और तुम्हें पता होना चाहिए। जॉनी बोलता है, टीचर नाना तुम्हें इतना भी मतलब सैड नहीं होना है। नाना बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। जॉनी बोलते कि हम ऐसे क्यों नहीं करते कि शर्क ऑक्शन को देखते हैं रात को। वो लड़की देख रही होती है नाना की तरफ। नाना गुस्से से उसकी तरफ दोबारा देखती और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ और वेल कॉल करती हूँ एक। फिर वो थोड़ी देर बाद आती है और बोलती है, नाना मेरे साथ बात करने के लिए आओ। वो बाहर जाते हैं और वो लड़की बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करती हूँ, पर फेडरेशन ने तुम्हें रेस किया है, हम तुम्हें शर्क में सेंड नहीं कर सकते हैं। हमने अभी भी डिस्कस किया है, हम तुम्हें सन मून एकेडमी में रिकमेंड करते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्कूल है। अगर तुम वहाँ पे सिखाओगे तो तुम 2 घंटों में शर्क में उड़ के आ सकती हो और इन बच्चों को मिल सकते हो जब मर्जी चाहो। तुम यहाँ पे उन्हें सिखाने के लिए भी आ सकते हो। फिर तुम धीरे धीरे उन्हें बोलना कि वोरगो टेम्पल में एंटर कर जाना जब वो ग्रेजुएट करेंगे। वेल वोरगो टेम्पल शायद फेडरेशन के अंडर आता है। तुम्हें क्या लगता है। नाना बोलती है, मेरे को लगता है ये ठीक ही है, पर मैं बच्चों की माइंड को इफेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि बात यही है कि मैं तुम में से एक नहीं हूँ। मेरे लिए स्कूल अरेंज करो, पर मैं सिखाऊंगी नहीं वहाँ पे। वो लड़की बोलती है, ये मेरे को ये काम क्यों करना पड़ता है इस तरह का। फिर हमें शर्क ऑक्शन का सीन दिखाई देता है। लड़की बोल रही होती है कि शर्क एक बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मतलब काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं। मैं ये विश करती थी कि मैं पास कर पाऊँ एंट्रेंस एग्जाम को। तुम्हारे पास ग्रेट सन है और ऊपर से बात है कि वो नंबर 1 है आउटर कोर्ट में। नानचंग बोल रही होती है हंसते हुए कि शुक्रिया। अरे पास नहीं कर गई थी, क्या सिचुएशन है। फिर ऐसे ही होस्ट जो होती है वो बोलती है कि डियर बिडर्स, तुम्हारा मैं वेलकम करती हूँ शर्क ऑक्शन में। आज हमने काफी ज्यादा अच्छी चीजें प्रिपेयर की हैं उनके लिए जो अटेंड करने के लिए आए हैं, स्पेशली इनर कोर्ट मेंबर्स के लिए। हमने कुछ आर्टिफैक्ट्स लाए यहाँ पे जो कि इनर कोर्ट से बिलोंग करते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वो आर्टिफैक्ट्स हैं कैसे और ऑक्शन करूंगी यहाँ पे उन्हें। जाने बोलते टीचर नाना, ये जो आर्टिफैक्ट है सिल्वर ड्रैगन स्पेयर है। वेल शायद दिखा रहे होते हैं। नाना बोलते हैं सिल्वर ड्रैगन स्पेयर। वो सोच रही होती है फेमिलियर फील हो रहा है, मैं इसे देखना चाहती हूँ। तो लड़की भी सोच रही होती है आर्टिफैक्ट जो कि रैंक 6 था, तो अच्छा ऐसा वो इतना ज्यादा ग्रेट दिखता है। होस्ट बोलती लांजान्यू, तुम थे कहाँ पे छुट्टियों में, ऐसा लग रहा है तुम अपनी फैमिली के साथ घूम रही हो। वो लड़की हैरानी से देखती है उस ब्लैक वाले ड्रेस वाली को, वेल जो नाना के साथ घूमती रहती है। वो सोच रही होती है क्यों ये कौन है, ये वही है जो मैं सोच रही हूँ, वोरगो टेम्पल की आन पीजू। वेल वोरगो टेम्पल अच्छा मेंबर है उसकी ये। तभी हमें स्टेज के पीछे का सीन दिखाई देता है। जी बोल रही होती तुम्हें क्या लगता है वोरगो टेम्पल एक्ट करेगा। शूलाओ बोलता है कि मुझे नहीं लगता, अगर सिर्फ वोरगो टेम्पल होता अकेला तो नहीं होता पॉसिबल, पर वोरगो टेम्पल के पीछे फेडरेशन है तो हमें उन्हें डिसअपॉइंट करना ही पड़ेगा। प्राइस को 1 ट्रिलियन कर दो। वो सोच रहा होता है कितना ज्यादा आसानी है हमारा आर्टिफैक्ट लेना। फिर हमें ऑक्शन प्लेस का सीन दिखाया जाता है। जो होस्ट होता है वो बोलता है कि जो नेक्स्ट आइटम है वो ब्लैक स्मिथ लेवल 6 की क्रिएशन है, एक मेटल आयरन का पीस जिसका वेट है 3 kg। ये बहुत ज्यादा अच्छा मेटल अगर तुमने बैटल आर्मर्स या फिर कुछ बनाना है तो। इनिशियल प्राइस 5 लाख फेडरेशन कॉइन है और हर एक ऑफर तुम्हें 20,000 फेडरेशन कॉइन के साथ लगाना पड़ेगा। चलो बिडिंग स्टार्ट करते हैं। जॉनी बोलते हैं 500,000 कॉइन्स। स्पिरिचुअल फोर्जिंग का मेटल इतना ज्यादा सस्ता कब से हो गया, क्या ये सस्ता है, मतलब इतने में बिकेगा। तभी जो होती है वो जो बिडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है ऐसे 1 मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.5 मिलियन। जॉनी हैरान हो जाता है सुन के। कौन की सोच रही होती है क्या स्पिरिचुअल फोर्जिंग वाले मेटल इतने ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। जॉनी बोलते हैं मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। आन बोलती है कि जो ब्लैक स्मिथ प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा आसान है पैसा बनाने के लिए, और ऊपर से जो रेयर मेटल्स होते हैं हाई क्वालिटी के साथ वो हमेशा कम होते हैं सप्लाई में मार्केट में। जो रेयर मेटल्स होते हैं वो सिर्फ ऑक्शन में आते हैं, तो ये लोग इसे जाने कैसे दे सकते हैं, इसीलिए ज्यादा पे कर रहे हैं। जॉनी बोलता है देखो जो प्राइस है वो 2 मिलियन से ऊपर ही पहुंच गया है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये सही प्लान है, मतलब फ्यूचर में अगर मैंने पैसा अर्न करना तो मैं फोर्जिंग से कर सकता हूँ। फिर फाइनली जो मेटल आयरन क्लाउड था वो 2.26 मिलियन फेडरेशन कॉइन में बिक गया। होस्ट अनाउंस कर देता है कि जो नेक्स्ट आइटम है वो हाईलाइट होगी हमारे ऑक्शन की। शूला वहां पे आ जाता है और बोलता है, होस्ट बोलता है कि चलो अब इनवाइट करते हैं वाइस मास्टर को सी गोड पेविलियन के। ये लीडर हैं स्कूल ऑफ लाइफ के और उनके फाउंडर भी एल्डर शू, वो आर्टिफैक्ट को बाहर निकालेंगे। शूला वहां पे उत्तर बोलता है कि शर्क अकेडमी के बिहाफ में मैं सभी को वेलकम करता हूँ इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आन सोच रही होती है कि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा खतरनाक है, सारा मूड इसने अपनी ब्रेथ से कंट्रोल कर लिया जिसमें इतना ज्यादा प्रेशर है। वेल ये वर्दी है शर्क का गोल्ड लेवल पावर हाउस कहलाने के लिए। इस गोल्ड लेवल पावर हाउस के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जानी सोच रहे तो एल्डर शू वो आर्टिफैक्ट जल्दी आने वाला सिल्वर ड्रैगन स्पेयर। शूला बोलते जो सिल्वर ड्रैगन स्पेयर है उसे हम एक्चुअली में सेल नहीं करेंगे, मतलब ऐसे रखा हुआ हमने, अगर खरीदना तो खरीद भी सकते हो, तो इसीलिए हमने जो प्राइस है वो एडजस्ट कर दिया है 1 ट्रिलियन पे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। शूला बोलते कि जो ओरिजिनल पोजेसर था, मतलब जिसका था सिल्वर ड्रैगन स्पेयर, उसके टाइज थे शर्क अकेडमी के साथ। वेल संबंध, ये जो आर्टिफैक्ट इसीलिए शर्क में स्टोर्ड है। आज के दिन ही दिखाऊंगा मैं, फिर शर्क इसे रख लेगी।
थी। जॉनी सोच रहा था इसका मतलब कोई भी देख नहीं पा रहा है इस आर्टिफैक्ट के आसपास, इस सिल्वर ड्रैगन स्पीयर के आसपास काउंटलेस एलिमेंट की फ्लक्चुएशंस हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है। वेल फिर जॉनी की बात सच्ची हो जाती है। शूला हैरान हो जाता है क्योंकि जो स्पीयर होता है उसके अराउंड में कोई ब्लैक एनर्जी उसे कवर कर रही होती है। शूला को ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी कोई इंसान अपेयर हो जाता है। वेल स्पेस में क्रैक डाल के बाहर निकलता है। शूला हैरान नहीं से पीछे देखता है। वो जो इंट्रूडर होता है वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एक वेल जहाँ से वो आया तो वो पोर्टल ओपन होता है और सभी को अंदर खींच रहा होता है। वो बोल रहे होते कि हम अंदर खींचे जा रहे हैं। एल्डर शू को उन्होंने कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया। ये इंसान आया तो आया कहाँ से? क्या हमारा ओपोनेंट भी एक गॉड लेवल पावर हाउस है? वैसे चला रहे होते हैं हेल्प करो। किसी की इतनी हिम्मत की शक सिटी में ऐसा कर रहे हैं। शूला अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वेल उससे वेन्स टाइप निकल रही होती है जो कि लोगों को पकड़ रही होती है। एक बोलता है कि वेल बच गया मैं। वो जो इंट्रूडर होता है वो बोलता है एल्डर शू। जल्दी से मूव करता है और वेल एल्डर शू की बाजू को काट देता है और वहां से भाग जाता है। एल्डर शू बोलता है नहीं। वो भागते भागते फिर वहां अपने उस क्रैक टाइप में घुस जाता है और वो जो क्रैक होता है वो गायब हो रहा होता है। शूला कुछ नहीं कर पाता। ये जो सीन सामने हुआ इससे आनपी भी कुछ ज्यादा हैरान थी जो कि वोरगो टेम्पल की मेंबर है। सभी ऐसे बोल रहे थे क्या हुआ? एल्डर शू इंट्रूडर को पकड़ नहीं पाए? सिल्वर ड्रैगन्स पर चुरा ली किसी ने? आनपी सोच रही होती मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। वो दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड लेवल पावर हाउस थे एंटायर फेडरेशन के। और ऊपर सबसे सरप्राइजिंग सीन एक और ही था क्योंकि नाना वहां से गायब हो गई होती है और जॉनी बोलता है टीचर नाना कहाँ पे गए? आनपी हैरान होकर बोलती क्या? फिर हमें शर्क सिटी से 100 माइल दूर का सीन दिखाया जाता है। वो जो इंट्रूडर होता है वो भाग रहा होता है स्पेयर को लेके। वो सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि जो मिस्टीरियस रोब है ये मेरी एग्जिस्टेंस को छुपा सकती है, वरना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एल्डर शू के लोग से छूटना। मेरे को डूला स्टार को छोड़ना पड़ेगा जल्द से जल्दी। तभी नाना वहां पे पहुंच जाती है। वो बोलती है कि सिल्वर ड्रैगन स्पेयर को मेरे को वापस कर दो। वो बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही होती है आगे की तरफ। वो इंट्रूडर सोच रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है? सिल्वर ड्रैगन स्पेयर ये यहाँ पे आई कहां से? नाना गुस्से से बोलती है कि मेरे को उसे दे दो वापस। वो जो सिल्वर ड्रैगन स्पेयर होता है वो उसके हाथ से छूटता है और ऊपर की तरफ उठ जाता है। साथ में ही सिल्वर ड्रैगन भी अपेयर हो जाता है उस स्पेयर के अराउंड में। वो इंट्रूडर बोलते है कैसे पॉसिबल है? वो स्पेयर उड़ के नाना के हाथ में आ जाता है। नाना अपनी एनर्जी को गैदर कर रही होती है। वो इंट्रूडर हैरानी से बोलते है कैसे पॉसिबल है? इतने ज्यादा एलिमेंट्स, क्या इन सारे एलिमेंट्स को अपने पास ला रही है? वेल नाना को सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं। वो इंट्रूडर सोच रहा होता है ये तो गुस्सा है डूलो स्टार का। नाना ने वो स्पेयर एक्टिवेट कर लिया होता है। उसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो जाती है। वो फिर उसकी तरफ देखती है इंट्रूडर की तरफ। इंट्रूडर के पसीने छूट जाते हैं। नाना बोलती है कि मर जाओ। शायद नाना ने अपनी रिंग्स भी एक्टिवेट की होती है। इंट्रूडर को ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है 11 रिंग्स। तभी एक एक्सप्लोजन होती है और वो जोर से चलाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। जॉनी ऐसे नाना को आवाज लगा रहा होता है। फिर वैसे आनपी को बोलता है कि टीचर नाना कहाँ पे गए? आनपी सोच रही थी मुझे भी नहीं पता। मैं सिर्फ गॉड लेवल पावर हाउस के साथ में काम करना चाहती ताकि मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज मिले और मैं एनलाइटेंड हो जाऊं उसके साथ रह के। नाना को बोल रही है अब मैं बहुत ज्यादा बड़े ट्रबल में हूँ। अगर मुझे पता होता ऐसा होता तो मैंने कभी भी ये टास्क लेना नहीं था। फिर उन दोनों को आवाज सुनाई देती है। वो बोल रही थी मैं यहाँ पे। वेल वो नाना होती है वो आ जाती है। जॉनी बोलते टीचर नाना। नाना बोलती है कि मैं दूसरी सीट में चले गई थी। आनपी बोलती है तुम यहाँ पे हो? ये अच्छी बात है कि नाना ने आर्टिफैक्ट ली है वरना हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते। तभी ये वहाँ पे आ जाती है और बोलती है आनपी वोरगोड टेम्पल की ऐसा मुझे पता नहीं तुम्हारे प्लान्स क्या है, पर ये जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है इसकी वजह से तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जॉनी सुन के हैरान होके बोलता है क्या वोरगो टेम्पल? आनपी बोलती ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। आनपी बोलती क्या मैं हेड ऑफिस को कांटेक्ट कर सकती हूँ? ये बोलती कि नहीं ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पेविलियन मास्टर आने वाले हैं। आनपी बोल रही होती है क्या सीगोड पेविलियन के मास्टर? मेरे सर में दर्द लग पड़ी है। अगर मुझे पता होता ऐसा होता तो मैं यहाँ पे आती नहीं कभी भी। बिग सिस्टर तुम यहाँ पे रहना, तुम्हारी आइडेंटिटी चेक होगी। वेल नाना को बोल रही होती है। फिर हमें सीगोड पेविलियन का मास्टर दिखाई देता है। वेल वो वांग वो कुछ ज्यादा डिप्रेस होता है और वेल क्या ही करें इसको ऐसे जबरदस्ती यहाँ पे ले आए होते हैं। नाना आगे की चली होती है। आनपी भी चली होती है पीछे से। आनपी सोच रही होती है मेरे को तो कुछ ज्यादा डर लग रहा है। नाना इतनी ज्यादा शांत कैसे है थंडर गॉड डालाओ के सामने? वेल गॉड है एक तरह से और ऐसा देखने से लग रहा है कि ये उसकी तरफ ऐसे देख रहे जैसे वो उसे प्रोवोक कर रही है। वांग बोलते क्या तुम अपने मास्क को खोल सकती हो? नाना बोलती है कि मैं क्यों खोल लूं? वांग बोलता है क्या तुम नहीं खोलना चाहते हो? नाना बोलती है नहीं मैं नहीं खोलूंगी। वांग सोच रहा होता है क्या ये फिर से लांसवानी है? लास्ट टाइम एक गॉड लेवल लड़का आया था और अब एक और गॉड लेवल आई है और ये जरा भी कमजोर नहीं है लास्ट टाइम वाले से और इस टाइम एक लड़की है। इस तरह के पावर लेवल के लोग लांसवानी के आसपास क्यों घूम रहे हैं? क्या ये लोग बेवकूफ हैं? तभी दरवाजा ओपन होता है। आनपी पीछे से देख रही होती है हैरानी से। एक लड़की आ रही होती है जिसने वेल प्रीस्टेस की तरह रोब डाली होती है। आनपी बोलती है एक वुमेन? वांग बोलते पेविलियन मास्टर। वेल वांग जो है वो वाइस है
आनपी सोच रही थी क्या सी गॉड पेविलियन की मास्टर एक वुमेन है? नहीं, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा कम लोग होंगे पूरी फेडरेशन में जो ये सीक्रेट जानते होंगे, मतलब इस बात को जानते होंगे। और इस सिचुएशन का क्या ही बताएं, इस रूम में वेल काफी ज्यादा डरी होती है वो, क्योंकि 4 गॉड लेवल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, मतलब कल्टीवेशन वाले। नाना आगे की तरफ देख रही होती है उस लड़की की तरफ, वो आगे की तरफ आ रही होती है नाना के पास, वो नाना की तरफ देखती है, नाना भी उसकी तरफ देखती है। वो अपने सर से वेल एक तरह से घूंघट उतार देती है और बोलती है कि देखो मेरी तरफ, मैं कौन हूँ। नाना हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है और बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं कौन थी पहले? वो लड़की बोलती है मैं कंफर्म कर सकती हूँ, पर पहले अपने मास्क को तो खोलो। नाना अपने मास्क को खोल लेती है तो सी गॉड पेविलियन के मास्टर के पीछे एक लड़का होता है, वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। वो नाना की शक्ल को देख रहा होता है और बोलता है कि ये तुम हो, तुम मरे नहीं हो क्या? सी गॉड पेविलियन की मास्टर बोलती है शट अप। नाना बोलती है तुम मेरे को जानते हो? मास्टर बोलती है क्या तुम सच्ची मुच्ची कुछ भी याद नहीं है तुम्हें क्या? तुम कहाँ पे थे जब तुम जागे हो? आनपी बोलती पेविलियन मास्टर ये हमारे फेडरेशन का सीक्रेट है। पेविलियन मास्टर बोलती है मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये सीक्रेट है या ना हो, जाओ और वापस आना। मास्टर को बोलो वॉर गॉड टेम्पल के कि यहाँ पे आए वो, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के बारे में उसे मेरे को दे, वरना मैं तुम्हारे वॉर गॉड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। वो आनपी को वहां से भगा देती है। पेविलियन मास्टर बोलती है सभी चलो मेरे साथ, मतलब जायोशु और जो टियान्यू है वो बाहर गार्ड करेंगे, कोई भी अंदर आने के लिए अलाउड नहीं है। शुला भी डर के बोलते है कि यस मास्टर। वेल इतनी क्या पावरफुल है कि शुलाओ की हिम्मत नहीं है इतनी। पेविलियन मास्टर बोलती है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नाना बोलती है कि उन्होंने मेरे को आइस में फाउंड किया था, मैं अपनी सारी मेमोरीज को खो चुकी हूँ जैसे मैं जागी। पेविलियन मास्टर बोलती है क्या तुम वहाँ पे अकेले थे? उन्होंने तुम्हें सिर्फ सेव ही किया। नाना बोलती है कि सिर्फ मैं ही थी, क्या कोई और होना चाहिए था मेरे साथ? मैं कौन हूँ रियली? पेविलियन मास्टर बोलती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, मैं इमॉर्टल ट्री से पूछूंगी कि क्या करना है। तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा चीजों को इन्वॉल्व करती है, कितने ज्यादा दिन तुम शक में रहोगे? नाना बोलती है क्या तुम मेरे को यहाँ से भगाने की सोच रहे हो? मतलब तुम मेरे को रहने नहीं दोगे यहाँ पे, फोर्सफुली निकाल लोगे? पेविलियन मास्टर बोलती है अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो तो कौन तुम्हें फोर्स करेगा? नाना बोलती है कि मैं लांजानियो को सिखाना चाहती हूँ, पर जो वोरगो टेम्पल है वो बोल रहे हैं कि मेरा शक मेरा ना इम्पॉसिबल है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं टीचर बन जाऊँ सन मून अकेडमी में और फिर मैं लांजानियो को मिल सकती हूँ। सिकोट पेविलियन की मास्टर बोलती है कि ज्वानियो, तो वो जो होता है उसके साथ वाला, वो बोलता है कि वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। पेविलियन मास्टर बोलते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एनिमीज नहीं थे। नाना बोलती है क्या हम फ्रेंड थे पहले या फिर क्या एनिमी? तुमने मेरे को जरा भी पास्ट के बारे में नहीं बताया है और मैं फील कर पा रही हूँ कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, और तुम ये भी बोल रहे हो कि हम एनिमीज नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही तुम करना क्या चाहते हो और बोलना क्या चाहते हो। पेविलियन मास्टर स्माइल करती है, फिर बोलती है कि सिंपल भाषा में बताया जाए तो हम एनिमीज थे। वो फिर ऐसे मुड़ के वहां से चल पड़ती है। नाना को ज्यादा कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है मैं कौन हूँ, ये सच्ची मुच्ची मेरे को जानती है। फिर ऐसे ही सिल्वर ड्रैगन स्पेयर का चुराने की न्यूज फेडरेशन तक पहुंची, वो भी कुछ ज्यादा शौक थे। आउटसाइड वर्ल्ड जो था वो डाउट करने लग पड़े कि शक एकेडमी की जो पावर है वो कम है। वो चश्मे वाला होता है, वो बोलता है कि तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि अब हमारी वो एनिमी नहीं बची हुई है। और पेविलियन मास्टर बोलते बस करो, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यही शायद बेस्ट आउटकम होगा। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पास्ट की मेमोरीज भूल चुके हैं, उन्हें उनकी नई जिंदगी जीने दो। वो चश्मे वाला बोलता है क्या तुम अभी भी उस पर्सन को मिस करते हो? पेविलियन मास्टर बोलता है तुम अपने टीचर से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ये हो सकता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए मेरी मेंटेलिटी इस तरह की हो गई है। मैं काफी लंबे टाइम से बैठी हुई थी सी गॉड पेविलियन मास्टर की पोजीशन में, मैं कुछ ज्यादा थक गई हूँ, मैं बाद में तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी। वो चश्मे वाला हैरानी से बोलते नहीं मेरे को नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साइड में रहना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ, पर मैं विलिंग हूँ अगर। पेविलियन मास्टर बोलते तुम कुछ ज्यादा स्टूपिड हो इडियट। वेल क्या इन दोनों का चक्कर है? वो बोलते मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम जहाँ पे जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। और ऊपर से बात है अगर तुम और मैं यहाँ पे नहीं होंगे तो फेडरेशन डेफिनेटली अटर्नल ट्री के ऊपर अटैक कर देंगे। पेविलियन मास्टर बोलते है भूल जाओ, बोलते रहो जो तुम बोलना है, मैं यही तो सुनती रहती हूँ तुम्हारी बातें। फिर वो बोलते कि जाओ और इस प्रॉब्लम को सोल्व करो। वो बोलते ठीक है। फिर हमें सीन दिखाया था जॉनी खुशी से बोल रहा होता है कि टीचर नाना क्या तुम डेवलप स्टार में रहोगे? नाना बोलती है हाँ, मैं हर मंथ तुम्हें मिलने के लिए आया करूंगी। कॉनक्यू बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ऐसे वेकेशन खत्म हो गई, नाना सन और मून अकेडमी की तरफ चल पड़ी एज अ टीचर वर्क करने के लिए, और जो न्यू सेमेस्टर था वो भी स्टार्ट हो गया। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया था स्टारफील्ड का, जहाँ पे टॉप 3 इंटरस्टेलर पायरेट फ्लीट्स थी फेडरेशन की, वो मूव कर रही होती हैं, और जो पायरेट क्रू है वो रेड स्कल है। फिर हम मेन कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है रेड स्कल पायरेट का। वहाँ पे एक इंसान होता है वेल कैप्टन, जिसका नाम डार्क लिजर्ड किंग होता है। वेल क्या नाम है? एक इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है बॉस हम अभी भी 7 घंटे पीछे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन से। वो जो लीडर होता है वो बोलता है इडियट, मैं कितनी बार तुम्हें बोलूं कि मेरे को एडमिरल बोला करो, बॉस में कोई भी क्वालिटी नहीं है इस वर्ड में। ध्यान से सुनो, इस टाइम जो फ्लीट गार्ड कर रही है रिसोर्स स्टार को
उन्होंने अपनी डिफेंसेस को चेंज करना है, तो वो जो छोटा सा गैप होगा हम उसमें फाइट करेंगे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से, और चुराने के बाद हम भाग जाएंगे वहां से। तब वो कुछ नोटिस करता है, वो बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कौन शिप के फ्रंट से उड़ के जा रहा है, क्या ये मरना नहीं चाहता है। फिर ऐसे शिप आइडेंटिफाई करती है, वो बोलते है कि कंफर्मेशन है मैका है। इंसान बोलता है कि बॉस ऐसा लग रहा है कि ये हमारा नहीं है। बॉस बोलता है कि मेरे को बॉस मत बोलो, एडमिरल बोलो, और इस मैका को डिस्ट्रॉय कर दो। फिर ऐसे में बताया जाता है कि जो रेड स्कल पायरेट ग्रुप है वो 26 ईयर पहले फाउंड हुआ था, शायद मैका में आवाज सुनाई दे रही होती है, मैका बोल रहा होता है इन्हें 618 टाइम्स रोब किया 26 ईयर्स में, और चुराने के बाद ये लोगों को मार देते हैं। इनके क्राइम्स कुछ ज्यादा ही हैं, लिखने के लिए भी मतलब बहुत ज्यादा है। अब ये टाइम है जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। वेल मैका ही बोल रहा होता है। बॉस बोलता है कि ये तो मैका, इसे मारो, जल्दी से अटैक करो शिप्स जल्दी। जो मैका के अंदर इंसान होता है वो बोलता है रेड बियर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को चुराओ, तुम्हारे क्राइम्स अनफॉरगिवेबल हैं। आज के दिन रेड स्कल पायरेट ग्रुप एंड हो जाएगा। अच्छा वेल ये शर्क वाले हैं,